ये माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। एक 5 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अपने घर के आसपास बैठ के रो रहा था क्योंकि उसके घर पे बिजली की वर्षा हुई थी। बिजली की वर्षा मतलब कि किसी ने अपने पावर से बिजली करकाई और उसके पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया। और वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली खेल रहा होता है खेतों में, जब वो देखता है कि उसके गांव घर सब कुछ धू धू करके जल रहा है। बिजली की वो आकस्मिक ऊर्जा देखता है तो वो बहुत रोने लगता है और वो भागता है उस ओर। और वहां पे उसे कुछ नहीं मिलता। मरे हुए अपने माँ और बाबा की लाश देखकर वो बहुत रोने लगता है, बहुत ज्यादा। उस बच्चे की रोने की आवाज सुन करके फायर स्पिरिट रिलम का एक इमोर्टल उसके पास आता है और उसे रोते हुए देखता है। उसके सीने के पास ना कट लगा हुआ था। वो वहां आता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, वो बच्चा अपने आंसू भरी आवाज से कहता है, मेरे गांव को किसी ने मार डाला, मेरे बाबा मर गए। वो बोल नहीं रहे हैं, क्या वो मर गए? वो उठ नहीं रहे हैं, वो सो गए। वो शख्स उस बच्चे को देखता है, उसके खून से सने हाथ उस बच्चे को टच करते ही वो बच्चे के अंदर उसकी खून चली जाती है और उसकी आंखें चेंज हो जाती हैं। वो बच्चा कहता है, आप बोलते क्यों नहीं है? हाँ। वो कहता है, चुप हो जाओ, मेरे साथ चलो। और इतना बोलकर उसे वो लेकर के आता है। जंगल के बीचों बीच लाते लाते वो बेहोश हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो पत्थर पे बेजान पड़ा हुआ था। वो छोटा सा बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज्यादा। और वो कहता है, अब उठ जाइए ना, आपको क्या हुआ? अब उठ जाइए ना, उठ जाइए ना, अब उठ जाइए ना। वो जंगल जाता है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और रोने लगता है। रोते रोते उसे नदी दिखती है और वहां पे बैठ के रोने लगता है। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। तभी वो पानी अचानक से फव्वारे में बदलने लगती है और उसमें से एक ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन को देखकर वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, प्लीज मुझे मत खाना। और वो बच्चा पीछे होने लगता है। वो ड्रैगन इंसान का रूप ले लेता है और उसके पास आते हुए कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? उसे देखकर वो कहता है, वो वहां पे बेहोश हो गए हैं। वो देखिए ना। और वो ड्रैगन उसके पास आता है। उस इंसान को वो देखते हुए कहता है, ये तो इमोर्टल है। इतना बोलकर अपने पावर से उसके ऊपर यूज करता है। जो घाव थे उसे वो हील करने के लिए पाउडर डालकर उसकी मरहम पट्टी करते हुए कहता है, ये कौन है? वो कहता, मुझे नहीं पता। तो वो ड्रैगन कहता है, क्या ये तुम्हारे मास्टर है? वो कहता है, मास्टर क्या होता है? वो छोटा बच्चा अनजान था इस बात से। वो कहता है, मास्टर वो होते हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। कहता, अच्छा तो फिर ये मास्टर ही होंगे मेरे। और इतना बोलकर वो उसके पास बैठा हुआ था। वो ड्रैगन वो वो भी उसके साथ बैठा हुआ था। 2 दिन हो चुके थे और वो बच्चा भूख से तड़प रहा था। ड्रैगन अपनी वाटर में जा करके ड्रैगन फ्रूट लेकर के और वो उस बच्चे को दे देता है खाने के लिए। वो बच्चा खाते हुए कहता है, ये बहुत मीठा है, पर ये पानी के ऊपर क्यों नहीं होता? तो वो कहता है, क्योंकि ये पानी के अंदर होता है। तुम ठीक हो ना? वो बच्चा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे माँ बाबा वो सोए हुए हैं, वो उठ नहीं रहे हैं। मास्टर उठेंगे तभी तो मैं वहां जाऊंगा ना। तो वो कहता है, धीरे धीरे करके उस इमोर्टल की आईज ओपन होती है एंड देन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो कहता है, मैं भी ठीक हूँ। कि तुम रो क्यों रहे हो? कहता है, आप उठ नहीं रहे थे ना, तो मुझे लगा मेरे माँ बाबा के जैसे आप भी सोए ही रहेंगे, आप नहीं उठेंगे। वो उसे अपने पास ले लेता है और कहता है, तुम बहुत स्वीट हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो 5 साल का बच्चा कहता है, मेरा नाम बी वुजियान है, और आप? वो मास्टर कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर वांगजी। वी वुजियान कहता है, मास्टर? हाँ। तो फिर वांगजी अपने पावर से एक बुक निकालता है, वो विंग के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं, तुम इसको सीखना और एक दिन तुम घूसू आना। अगर तुम वहां पे पहला पड़ाव पार कर जाओगे तो तुम मुझसे मिल सकते हो। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है, वो तो ऊंची चोटी पे है, वहां पे हम जैसे लोगों का जाना वर्जित है। तो वो कहता है,
एक दिन आना, तुम आ सकते हो, है ना? विंग कहता है रोते हुए, हाँ ठीक है, मैं मेहनत करूँगा। तो क्या आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? वांग जी कहता है, हाँ मुझे जाना होगा, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे इसका बदला भी तो चुकाना है। विंग रोने लगता है। वांग जी उस ड्रैगन डेमोन को देखते हुए कहता है, तुम एक डेमोन हो, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो वो कहता है, इसके माता पिता ने मेरी एक बार जान बचाई थी और तब से मैं इस तालाब में हूँ। इसके माता पिता ही थे जो मेरे लिए खाना लेके आते थे कभी कभी, या फिर मैं जंगल में कभी कुछ पकड़ के खा लिया करता था। इसे रोते हुए देखा तो इसकी ब्लड से मैं यहाँ चला आया। वांग जी कहता है, मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखोगे? वो कहता है, हम्म। फिर वांग जी वहां से स्वॉर्ड पे फ्लाई करता हुआ चला जाता है। विंग बहुत ज्यादा रो रहा होता है तो वो ड्रैगन कहता है, मैं तो इंसान बस बहुत कम टाइम के लिए बन पाता हूँ, बट हाँ एक दिन मैं जरूर इंसान बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो, है ना? विंग कहता है, यहाँ जंगल में मैं कैसे रहूंगा? वो कहता है, जब तक अभी शाम होने में टाइम है, मैं इंसान रूप में हूँ, चलो हम लकड़ियाँ तोड़ते हैं। इतना बोलकर विंग के रहने के लिए छोटा सा कैसल बनता है, उसके अंदर वो उसे रख देता है और कहता है, तुम यहाँ रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, रात को भी और दिन में भी, डरना मत, ठीक है ना? विंग कहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके विंग बड़ा हो रहा था। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे अपने मास्टर के पास जाने की लालसा तीव्र होती जा रही थी, और वो ये भूल चुका था कि उसके अंदर उसके मास्टर का भी ब्लड है, पर कुछ और है जो उसे परेशान कर रही थी, रात को उसे सोने नहीं देती थी, और वो डर के बैठ जाता था। वो छोटा सा बच्चा वो ड्रैगन से नहीं कह पाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और वो बस बेचैन हो उठता है। धीरे धीरे करके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब विंग 15 साल का हो चुका था और वो बुक को देख करके प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। जब ड्रैगन ये देखता है कि विंग अपनी स्पिरिचुअल विद्या का पहला पड़ाव पर है और वो उसे पार करने के लिए उसके लाइफ में बहुत सारी अड़चने आएंगी, उसका मन शांत करना होगा, उसे मोह माया त्याग करके अपने आप को एकाग्र करना होगा, अपने अंदर की ची को जगाना होगा। उसके लिए वो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा तोड़ करके और उससे एक स्वॉर्ड बनाता है, जो कि ड्रैगन डिजाइन में वो स्वॉर्ड था, और वो उसे अपनी पावर से एक्टिवेट करता है और वो विंग को ला कर देता है। ड्रैगन उसके पास बैठ जाता है और उस किताब में जो भी इंस्ट्रक्शन था वो उसे उसे बताते हुए, ऐसे मूव करो, ऐसे घुमाओ, इतने हाथ टैंगल पे रखो, इतने जिगरी पे रखो, सभी चीज़ें करना सिखाता है। वो ड्रैगन उसका मास्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि मास्टर तो उसे किसी और ने बनाया था, पर सेकंड मास्टर बोल सकते हैं हम। वो उसे गाइड करता हुआ सिखाने लगता है। विंग भी उसके लिए जंगलों से लकड़ी बोल रही हूँ, फ्रूट लेकर आता, कभी कोई खरगोश पकाता तो उसे देता, और कभी कुछ और शिकार करता था वो देता। इस तरह से इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे करते हुए विंग 20 साल का हो चुका था, और अब वो भागता हुआ आता है जंगल में और एक हिरन को देखता है मरा हुआ, जिसके टांग पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और उससे सीने से वो तीर निकाल करके फेंक देता है और उसके पैरों को वो मरहम पट्टी करने लगता है, और मरहम पट्टी करने के बाद उसे वापस से छोड़ देता है। वो हिरन के चले जाने के बाद वो छोटे से खरगोश का शिकार करता है, उसको मार काट पीट के बराबर करता है। कच्चा वाला मांस वो ड्रैगन को देता है खाने के लिए, और उसे पकाकर और खाते हुए उसे बात करते हुए कहता है, तुम्हें पता है अब मैं 20 साल का हो गया हूँ, तो अब मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा सकता हूँ ना? तो ड्रैगन कहता है, जा तो रहे हो, बट अपना ध्यान रखना। वो कहता है, ठीक है, मैं रख लूंगा, बट तुम बताओ, तुम मेरे बिना यहाँ अकेले रह लोगे? तो वो कहता है, किसने कहा कि मैं रह लूंगा? 5 दिन बाद मेरी भी तपस्या पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊंगा, उसके बाद मैं भी तुम्हारे पीछे चला आऊंगा। इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता, तो फिर ठीक है, हम 5 दिन बाद ही जाएंगे, जल्दी क्या है, वैसे भी अभी टाइम है उसे होने में, हम जल्दी चलेंगे, ठीक है ना? इतना बोल करके वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। विंग कहता है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे ना कुछ सामान खरीद के लाना है, तुम यही रहना और किसी को डराना मत। ड्रैगन चुपचाप से कहता है, हाँ हाँ, मैं नहीं डराऊंगा, मैं किसी को डराता हूँ भला? विंग कहता है, हाँ पिछली बार तुमने एक शेर को मार के खाया था, आते जाते यात्रियों को डराया था, वो तो उसके साथ बच्चा था, वरना तुम तो उसे खा ही जाते। ड्रैगन कहता, मुझे भूख लगी थी, पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं इंसानों को नहीं खाऊंगा, मैं बस जानवरों को खाऊंगा। इतना बोलकर वो पानी में छपाक से चला जाता है। विंग कहता है, क्या ही होगा इसका, मुझे समझ नहीं आता। फिर वो
बाजार आता है। वो छोटे-मोटे काम किया करता था, इसलिए उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे और साथ में वो शाम को या रात को या मॉर्निंग के टाइम में स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी करता था। वो आता है, अपने लिए 2 जोड़े अच्छे से कपड़े खरीदता है, 1 जूता खरीदता है और खाने-पीने की कुछ चीज़ें इकट्ठा करता है। वो सब कर लेने के बाद कुछ औषधि भी वो खरीद लेता है और आ रहा होता है। आते वक़्त अचानक से उसकी टक्कर किसी से होती है। वो शख़्स जैसे ही उसे टच करता है, उसे लगता है कि जैसे कि बहुत ज़ोरों का झटका लगा और वो जब उसे ढूँढ रहा होता है तो विंग भीड़ में खो गया हुआ था। वो कहता है, वो कहीं आस-पास ही है, उसे ढूँढो। वो कहता है, डेमन किंग आप डेमन किंग के सारे लोग विंग को ढूँढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन विंग तो जंगल से आया था, इसलिए वो जंगल की तरफ चला जाता है एक पोर्टल को ओपन करते हुए और वो उसके अंदर चला जाता है अपने कैसल में। सारे सामानों का पोटली बनाता हुआ सभी चीज़ इकट्ठा कर रहा होता है। तभी ड्रैगन जो था वो आ जाता है बाहर और कहता है, तो तुम जा रहे हो? विंग कहता है, जाना तो पड़ेगा, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? तो वो कहता है, जाना चाहिए, मैं भी चलूँगा, मेरे लिए तो रुक जाओ। तो वो कहता है, मैं तो कल ही चला जाऊँगा, अगर आपको आना है तो आप आ जाना अपनी सारी तपस्या को पूरा करने के बाद। और वैसे भी आने के टाइम कुछ खाने-पीने के सामान भी लेके आना, तो हमारे लिए अच्छा होगा ना? वो कहता, तो मुझे अपना कूली समझ के रखे हो? तो वो कहता है, वैसे थैंक यू मुझे यहाँ तक सब कुछ लाने और मुझे सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इस लायक भी बन पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना बोलकर वो डेमन किंग को ना गले लगा लेता है और वो थोड़ा सैंटी हो रहा था, तो वो कहता है, बस करो, ऐसे ऐसे रोते-धोते बच्चे मुझे पसंद नहीं आते हैं। हाँ, ठीक है, तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी आऊँगा। विंग कह देता है, हाँ, मैं आपका वेट करूँगा। जब तक आप नहीं आते तब तक के लिए मैं चलता हूँ। और इतना बोल करके और वो सारा सामान बाँधता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के जस्ट बाद ही डेमन किंग उस जंगल में एंटर करता है। वो हर जगह उसे ढूँढता है। जैसे ही ड्रैगन को आभास होता है कि कुछ खतरा है, वो पानी में चला जाता है एकदम सतह पे और पूरा पानी शांत हो जाता है। डेमन किंग के सारे लोग हर जगह ढूँढते हैं, पूरा का पूरा जंगल वापस से उस कैसल के पास आया जाता है, क्योंकि वो लोग खुद एक डेमन्स थे। एबेसी बैरियर का किंग एक डेमन किंग, वो उस कैसल में आता है, वहाँ पे गर्माहट को फ़ील करता है और वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए कहता है, वो जस्ट अभी-अभी गया है, ढूँढो, उसके पास मेरा स्टोन है, अगर कहीं वो ब्लड सकिंग स्टोन उसके हाथ लग गया और उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, तो फिर मेरा क्या होगा? वो मेरे विनाश का कारण बनेगा, ढूँढो उसे जल्दी से जल्दी। तभी उसके पास से केसिया कहती है, ठीक है, मैं ढूँढ लूँगी। और इतना बोल करके और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वापस से बाज़ार में आ गए थे और वो लोग सबको ढूँढना स्टार्ट करते हैं। इवन मार्केट को भी तहस-नहस कर दिया था। लेकिन विंग तो अपने रास्ते चल चुका था। उसे गोसू जाना था। उसे अपने मास्टर वांगजी से जो मिलना था, अगर वो नहीं जाएगा तो कैसे मिलेगा भला? हाँ, इतना सोचते हुए उसके मन में हतोत्साहित था। वो अपने जितने भी पैसे बचपन से लेकर अभी तक जमा किया हुआ था, वो सब जमा पूँजी लेकर जा रहा था अपने मास्टर से मिलने के लिए, बिना ये जाने कि उसके पास एक ब्लड सकिंग स्टोन है। वो कैसे अपीयर होगा, कैसे आएगा, उसे कुछ पता नहीं है। विंग चलते जा रहा था। 2 दिन बीत चुके थे और वो थोड़े से सस्ते इन में ठहरता, खाने-पीने का सामान इकट्ठा करता और आगे बढ़ जाता। ऐसे करते हुए कई सारे गाँवों को पार करते हुए वो दक्षिण तरफ आता है, जो मंगोलिया, मंचूरिया को मिलाते हुए चीमा का तटवर्ती क्षेत्र था। गोसू एक ऐसा जगह था, जहाँ से इमॉर्टैलिटी प्राप्त करके ऊपर के क्षेत्र में जाया जा सकता था, जिसे हम रेलम्स बोलते हैं। ये हमारे धरती लोक से बिल्कुल अलग होता है, या कह सकते हैं कि हम देवलोक में जा सकते हैं। देवलोक में जाने का एकमात्र रास्ता था गोसु, जहाँ पे मास्टर और इमोर्टल आते थे, प्रतियोगिता होती थी, वहाँ से बच्चों को चुन करके और अपने इमोर्टलिटी वाले क्षेत्र में, आई मीन कि अपने स्पिरिट फायर रेलम में वो लोग लेके जाते थे। दोनों का कनेक्शन बहुत ही गहरा था, क्योंकि उसकी नींव भी तो आज से बहुत साल पहले उनके पूर्वज ने रखी हुई थी। विंग बहुत ज़्यादा उत्साहित था। उसे खुशी मिल रही थी कि वो प्रतियोगिता में भाग लेगा, वो सबसे लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा और अपने मास्टर को ढूँढेगा और उसके साथ ही रहेगा। उसे बस इतना पता था कि उसके मास्टर का नाम वांगजी है। वो कौन था, क्या था, क्यों था, कुछ नहीं जानता वो, कुछ भी नहीं। फाइनली 3 दिन का सफ़र तय कर चुका था वो। अब इधर ड्रैगन जो था वो पहले ही भाग चुका था कि विंग को ढूँढने के लिए
कुछ बड़े ही खतरनाक लोग आ रहे हैं ढूँढने के लिए, तो उसे सतर्क रहना होगा और उसके लिए जल्दी से अपनी इमोर्टैलिटी को ख़त्म करना होगा। तो वो अपनी तपस्या में लगा हुआ था ताकि वो इमॉर्टल होने के साथ-साथ अपने ह्यूमन बॉडी रूप में भी वो 24 घंटे के लिए रह सके, बिना किसी को ये बताए कि वो एक ड्रैगन है। इसीलिए वो अपनी तपस्या में लग जाता है। 2 दिन के उपरांत जहाँ पे विंग गोसु के तटवर्ती सीमा क्षेत्र पहुँच चुका था, वो गोसी की चढ़ाई करने वाला था, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन वो इंसानी रूप पूरी तरीके से ले चुका था। वो हट्टा-कट्टा, लंबा-चौड़ा नौजवान इंसान ड्रैगन से इंसान में बदल चुका था और वो बाजार आता है। पहली बार था वो विंग के साथ रहते-रहते इंसानी भाषा और इंसानी चीज़ों को वो जानने समझने लगा था। वो बाजार से खाने-पीने की चीज़ों को समेट करके खरीदता हुआ अपने लिए भी वो 2 जोड़े कपड़े लेकर पोटली बनाता है। अपनी पीठ पे टाँगते हुए वो भी चल पड़ता है। सभी से पूछते हुए वो घुसू की तरफ। वो जहाँ पानी मिलता उसे गर्मी लगता वो अपने ड्रैगन वेश में आकर के वो नहाता एंड देन आगे बढ़ रहा था। फिर भी उसे पहुँचने में कम से कम 5 दिन का वक़्त तो लगने ही वाला था। वहीं दूसरी तरफ विंग गुस्सू आ चुका था और आने के साथ ही वो अपना पट्टा लेने वाला था क्योंकि अगर वो स्क्रॉल पट्टा नहीं लेगा तो वो अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी थे जो अलग-अलग क्लैन से आए हुए थे और सब लोग वहाँ पे खड़े थे एक-एक करके। सभी लोग अपने-अपने क्लैन का नाम बताते हुए वहाँ पे नामांकन पत्र पे अपना नाम भरते जा रहे थे और स्क्रॉल पट्टा लेकर के वो लोग आगे ऊपर गुस्सू की तरफ चढ़ाई करते जा रहे थे। विंग भी जब वो अपना पट्टा लेने के लिए आता है तभी अचानक से बेन क्लैन से आए हुए वेन चाओ विंग को धक्का दे देता है। विंग उसे देखते हुए कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो हाँ? तभी वेन चाओ कहता है मैं वेन क्लैंग का राजकुमार हूँ। मैं क्या समझता हूँ अपने आप को तुम्हें पता भी है। विंग उससे उलझना नहीं चाहता था इसलिए कहता है मुझे माफ कर दीजिए और वो साइड हो जाता है। वेन चाओ को तो विंग को किसी तरीके से बुली करना था इसलिए वो कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो हाँ? और तुम किस क्लान से बिलोंग करते हो? तुम कहाँ से हो बताओ मुझे हाँ? और वो विंग को ऐसे खींच के ना उसे ज़बरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश कर रहा होता है बट विंग वो बस आराम से उसको हाथों को हटाते हुए कहता है मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दीजिए बस कीजिए। तभी वहाँ पे सीजन आ जाते हैं और जो वेंचाओ था उसे छोड़ते हुए धक्का देता है तो अचानक से विंग गिरने को होता है तो वहाँ पे जियांग चेंग आकर के उसे होल्ड करते हुए कहता है हे क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है शुक्रिया। तो वो कहता है फिर सीजन आते हुए कहता है यहाँ पे सभी लोग कतारबद्ध खड़े हो जाएं और अपना अपना नामांकन पत्र भर करके अंदर प्रवेश पा सकते हैं और यहाँ पे सभी के लिए ये नियुक्ति है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े क्लैन से है तो वही जाएंगे और जो नहीं है वो नहीं जाएंगे। यहाँ पे सबको प्रतियोगिता में भाग लेने का पूरा अधिकार है। इतना बोलकर सीचन साइड हो जाते हैं। विंचो करता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर सीचन उसके पास आते हुए कहते हैं क्या आप ठीक हैं? आपका नाम क्या है? विभूषण कहता है जी मेरा नाम विभूषण है। सीजन उसके पास आते हुए कहते हैं तुम यहाँ आए हो, तुम किस क्लैन से हो? कहता है जी मेरा कोई क्लैन नहीं है। सीजन कहता है तुम्हारा कोई मास्टर तो होगा ना? वो कहता है हाँ मेरा मास्टर है ना, मेरे मास्टर का नाम वांगजी है। सीजन कहता है क्या? कहता हाँ मेरे मास्टर का नाम वांगजी है। वो आश्चर्य में था एंड देन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे मास्टर है? कहता और इतना बोलकर वांगजी ने उसे किताब दिया हुआ था। वो किताब बहुत पुरानी हो चुकी थी। वो किताब उसके सामने में प्रेजेंट कर देता है। सीजन उसे देखते हुए कहता है ये किताब? कहता ये किताब मेरे मास्टर ने मुझे दी है और उन्होंने कहा था कि जब मैं उस लायक हो जाऊं तो मैं गोसू आऊं और वो मुझसे मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मेरे मास्टर हैं। सीजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? विंग कहता है जब मैं 5 साल का था तब मैंने उनकी जान बचाई थी तो बदले में उन्होंने मुझे ये किताब दिया था और मुझे मेरे दोस्त के हवाले सौंप के कहा था कि जब मैं 20 साल का हो जाऊँ तो मैं गोसू आऊँ, तब तक ये किताब से मैं प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने सीखा है। वहाँ पे आसपास लोग ना विंग की बातें भी सुन रहे होते हैं। देन कहते हैं बड़ा आया और ये बोलकर आगे जा रहे थे। सीजन कहता है ठीक है ये आप अपनी सामान वापस रख लीजिए। और इतना बोलकर सीजन वहाँ से चले जाते हैं। सीजन के जाने के बाद जियांग चेंग उसे देखता और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? विंग कहता है हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगा। सीजन उसे कहता है तुम्हें पता है कि वांगजी कौन है? कहता नहीं मुझे नहीं पता मेरे मास्टर के बारे में, बस मुझे पता है कि वो मेरे मास्टर है। सीजन कहते हैं हाँ वैसे मेरा नाम जियांग चेंग है। सीजन बोले जियांग चेंग और मैं यूनमिंग क्लान का प्रिंस हूँ। तो विंग थोड़ा दूर हो जाता कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मैं आपके ऊपर गिर गया। जियांग चेंग कहता है कोई बात नहीं तुम मुझे अच्छे मालूम पड़ते हो।
चलो अंदर चलते हैं वरना ये लोग तुम्हें बुली ही करेंगे। इतना बोल करके और वो सब अंदर कतारबद्ध तरीके से खड़े हो जाते हैं। फिर सब अपना अपना नाम पत्र में भर करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था वो लोग अंदर के लिए आ जाते हैं। अंदर आने के बाद सबको सबसे पहले तो खड़ा किया जाता है। वहाँ पे सीजन और अंकल किरण चेंगोजून और उसकी मॉम थी, वो सब आते हुए कहते हैं आप सब राजकुमारों का यहाँ पे स्वागत है। आप सब यहाँ आए, हम बहुत हतोत्साहित हैं। और जैसा कि प्रतियोगिता का नियम है पहले चरण से 9वें चरण तक जाना होता है। उसके बाद आपको मास्टर लाइन से लड़ना होगा और मास्टर लाइन लास्ट में आप लोग से मिलने आएंगे। इतना बोलना हुआ ही था तो विंग ना क्यूरियस होते हुए कहता है ये मास्टर लाइन कौन है? कहता है मास्टर लाइन वो इनके छोटे भाई हैं और सुनने में आया है कि वो 20 साल से तपस्या में लीन है और वो बाहर आते ही नहीं है और जब जरूरी काम होता है वो तभी आते हैं, नहीं तो वो वापस से तपस्या में लीन है। ये प्रतियोगिता करने के पीछे कौन सा रीजन है मुझे तो नहीं पता, बट हाँ इतना लगता है कि कुछ खास होने वाला है और जीतने वाले लोगों को इमोर्टल वर्ल्ड में लेके जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुजू से ओनली फॉर एक वही है जो इमोर्टल वर्ल्ड जा सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। मैंने सुना है वहाँ पे उनका अपना खुद का एक पैलेस भी है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये सभी चीज़ें सुनते हुए, कहता ऐसा क्या? मतलब और आम इंसान वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी ची बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और वो इन और यांग को बैलेंस कर लेंगे। हाँ, अब तो आगे ही होगा क्या होगा सो, इतना बोलकर और सभी लोग अपने अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। जियांग चेंग, विंग और निहिसंग को एक ही कक्ष में ठहराया गया था। वो तीनों अपना बिस्तर लगाते हुए कहते हैं अब तो कल से देखा जाएगा कि कौन किस लेवल तक जाता है और कौन पास करता है। विंग कहता है ये भी सही है, वैसे मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है मैं बाहर जाऊं तो। निहिसंग कहता क्यों, तुम्हें जंगल में रहने का आदत है जो तुम्हें घर काटने को डरता है? विंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है हाँ शायद ऐसा ही कुछ है इसीलिए। और इतना बोल करके और वो जंगल की तरफ चला जाता है। उसके हाथ में एक सेब था और उस सेब को उछाल उछाल कर बैठा हुआ था और कहता है मैंने अपने मास्टर के बारे में सबको बताया पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया। मुझे नहीं लगता कि वो होंगे, हो सकता है कि वो मेरा वहम हो। हाँ छोड़ो भी। और इतना बोलने के साथ ही और वो एप्पल को जैसे ही मुंह में लेने वाला होता है एक बंदर आता है और उस एप्पल को लेके भाग जाता है। कहता अरे 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 मेरा फल छोड़ो, और वो पेड़ पे ना ऐसे कूदते फांदते ना जा रहा होता है। अब वो मार्शल आर्ट के जैसे जैसे आर्टिस्ट लोग कैसे नीचे से सीधे पेड़ पे ऊपर चढ़ जाते हैं, इस फुनगी से उस फुनगी, उस फुनगी से उस फुनगी जाते हैं, तो विंग ना सेम ऐसे ही कर रहा था। इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ उछलते कूदते ना अचानक से वो नदी के पास आ जाता है और वो बंदर ना नदी के पास आकर के बैठा हुआ था, अंदर कर रहा होता है। विंग उसे देखते हुए कहता ए मेरा ये दे दो वरना मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगा, समझे ना? वो सेब को लेकर के खा जाता है। विंग कहता अरे 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 नहीं। अंदर इतना बोल करके उसके सामने में गिर जाता है। बंदर अपने मुंह में जो सेब खाया होता है वो खाते हुए विंग को देख के हंस रहा होता है। विंग कहता तुझे तो मैं रुको। इतना बोलकर वो डंडा लेके उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। वो बंदर वो पानी के ऊपर चल रहा था। विंग को आश्चर्य हो रहा था, कहता है ये बंदर पानी के ऊपर भी चलता है? नहीं ये क्या हो रहा है? फिर वो बंदर वहां से भाग जाता है। विंग बस देखता रह जाता है कि हाय वो बंदर पानी के ऊपर चला गया और मेरी बेइज्जती करके गया, तुम दोबारा मिलो मुझे मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। उसके बाद विंग जैसे ही वापस लौट रहा होता है उसे भूख लगती है और वो बैठ जाता है और वो कहता है अब मैं क्या करूं, यहीं से कुछ फल तोड़ लेता और इतना बोलकर वो जंगल में भटकना शुरू कर देता है। उसे फल तो नहीं मिलते बट बहुत सारे मछलियां मिल जाती हैं जिसे वो अपने एक लवादे में बांध कर वो कहता है इसे लेके जाऊंगा। जब वो लेके जा रहा होता है तभी अचानक से उसे एक कीप नजर आता है। वो केप को देखता है तो उस लवादे को वहीं पे मछली सहित वहां पे रख देता है कि वो रिटर्न आएगा तो वो मछली लेके जाएगा और उसके अंदर जाता है जहां से हल्की लौ आ रही होती है। विंग को नहीं पता था कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र था और इधर नहीं जाना था, बट वो क्यूरियोसिटी किल द कैट। वो धीरे धीरे करके जैसे अंदर जाता है वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा तिलस्मयी था। जो एसेंस बर्नर थे वो जल रहे होते हैं और वो धीरे धीरे इन करता है, उसकी खुशबू में वो खो गया था और आगे बढ़ते जा रहा होता है। वो बढ़ते हुए जाता है तो देखता है कि एक शख्स बैठा हुआ है। पूरा उसकी आभा मंडल की रोशनी से वो चमत्कारित हो रहा है। पूरा रोशनी भरा हुआ उसी शख्स के बैठे रहने की वजह से, उसके आभा मंडल की वजह से। वहाँ कोई रोशनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विंग ना बस हॉ करके वो उस शख्स को देख रहा होता है और कहता है ये कितना सुंदर है, साक्षात देवलोक से आए हुए देव लगते हैं क्या ये? इतना बोलकर उसको खड़ा होकर देख रहा होता है।
विंग कहता है हाँ जो भी है मुझे क्या। और इतना बोलने के साथ वो जैसे पलट के जाता है, उसका सर न टकरा जाता है एक पत्थर से, और उसके सर से चोट लग जाती है और हल्का सा कट लगा था, एकदम हल्का सा, जिससे ना टिंच भर का खून निकला था। और वो अपने सर को रब करते हुए कहता है हाँ ये क्या है, और उस हाथ को दीवार में पोंछ देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो ब्लड वहां पे लगता है, उसके वहां से बाहर निकलने के बाद ही, क्योंकि वांग जी वहां पे बैठ के तपस्या कर रहा होता है, वो अपनी आंखें खोल देता है। और जैसे ही वो खोलता है, वहां पे जो रोशनी थी वो पूरा दिव्य आवा मंडल से भर जाती है। विंग कहता अरे यार कितना रोशनी है, और वो भागते हुए बाहर आता है, मछली जो रखा हुआ था वो ले करके, और वो जाने लगता है। वांग जी कहता है जब वो लौट आया और वो उठ करके अपने कपड़ों को सही करते हुए जैसे ही बाहर की तरफ आता है, उसे वहां पे विंग का कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आ रहा होता है। वो जैसे ही बाहर आता है, आसमान में ना जो फोनिक्स था वो अपने आप ही स्क्रॉल करते हुए उसके पास आके बैठ जाता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है तुमने बहुत प्रतीक्षा किया ना। वो फोनिक्स हाँ में सर हिला देता है। वांग जी उसके ऊपर बैठ जाता है और वो इंपीरियल पैलेस की ओर आ जाता है। इंपीरियल पैलेस में जैसे ही सभा कक्ष में चिंगोजून और उसकी वाइफ लैन किरण और सीचन बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग आए हुए हैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। पहले से 9वें पायदान तक सभी लोगों से लड़ना होगा, जो कि सबकी अपनी अपनी खासियत है। उसके बाद हमने सोचा है कि वांगजी से लड़े, पर क्या वांगजी वापस आएगा? तभी फोनिक्स की चिघाड़ने की वॉइस आती है और सब लोग उस ओर देखते हैं जहाँ पे वांगजी उस फोनिक्स पे बैठकर आ रहा होता है। कुछ ही देर में वो पैलेस में इन कर जाता है और उसे देखते ही सब लोग पहले तो खुश थे, उसके बाद आश्चर्यचकित थे और कहते हैं आप आ गए, हमें लगा नहीं था कि आप सच में आएंगे। पूरे 20 साल हो गए हैं वांग जी, और इस 20 सालों में आपने बस 2 बार ही पैलेस में कदम रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारे साथ रहना चाहिए? इतना बोलकर उसकी मॉम उसके गले लग जाती है। वांग जी उसके गले लगा हुआ था। अंदन कहता है हमें माफ कर दीजिए, हमें लेट हो गया आने में। इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको लेट हो गया, कम से कम आप आए तो सही। बट आपके आने का वजह क्या है? सीचन अपनी माँ के पास आते हुए कहता है इसका शिष्य, इसका शिष्य ही इसके आने का वजह है ना वांग जी? वांग जी तो पहले सकपका जाता है और कहता है मेरा शिष्य? फिर वो अपने हाथ में स्क्रॉल दिखाता है, एंड देन उसके ऊपर वो विंग की पिक्चर बन रही थी, जैसे कि एक मूवी चल रही हो, और सभी लोग उसे देखते हैं कि किस तरह से विंचा उसे धक्का दे रहा था, एंड देन सीचन और जियांगचंग ने उसे बचाया। फिर जो सीचन उससे बात कर रहे थे तो विंग बता रहा था, फिर वो किताब दिखाया। ये सभी चीजें देखते हुए ना वांग जी भावुक हो जाता है और अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है ये वही है, मतलब वो सच में आ गया है। अब लैन किरण और सभी लोग कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा कि वो आ गया है? तो वांग जी बता देता है कि जब डेमंस को खत्म करने के लिए आपने मुझे भेजा था, वीक लैंड पे हमला जब हुआ था, तो सारे मास्टर्स भी वहाँ आए हुए थे इमोर्टल से, और उनमें से मैं भी एक था। तो अंकल कहते हैं हाँ तुम 7 मास्टर में से एक हो, तुम्हें ये दक्षता मिली हुई है। तो कहता हाँ। तो उन 7 मास्टर के साथ मिल करके मैं उन डेमंस का खात्मा कर रहा था, लेकिन डेमन किंग जो था वो मेरे ऊपर हमला करके चला गया और मैं बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। तब इस बच्चे ने मेरी जान बचाई थी और इसके ब्लड के कुछ डॉट्स मेरे अंदर हैं, जिस वजह से अब ना चाहते हुए भी अर्चना बोल को वो चुप हो जाता है। और उसके बाद कहता है इसी वजह से मुझे इससे कनेक्शन फील होता है। अंकल किरण तो दांत पीसने लगे थे और कहते हैं आए भी हो तो ये कहने के लिए, हम लोगों को क्या कहेंगे, इसे अपनी दक्षता तो प्रमाणित करने दो। वांग जी कहता है उसके बाद फिर मैंने इसे ये किताब दिया और इसे कहा कि तुम जब ये सब कुछ सीख जाओगे तो तुम गुसु आना मुझसे मिलने के लिए। सीचन कहता है तो उसने जो स्टोरी बताई थी वो काफी अच्छी थी, कोई बात नहीं, अब वो गुसु आ ही गया है तो तुम उससे मिल सकते हो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। उसकी माँ कहती है वैसे ये बच्चा देखने में बहुत प्यारा है। अच्छा है वांग जी, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? वांग जी सक पकाते हुए कहता है नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है हाँ 155 साल के तो हो गए हो, अभी क्या तुम्हें बुढ़े होना है? हाँ। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी कहता माँ मैं बस 35 साल का हूँ और कुछ भी नहीं। और इतना सुनना हुआ ही था वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोल करके उसकी माँ कहती अब हमें आगे क्या करना चाहिए? चेंगोजुन और लैन किरण बैठे हुए थे, वांग जी और सीचन भी दोनों आके बैठ जाकर कहते हैं जैसे जैसे प्रतियोगिता होगा सबकी प्रतिभा तो सामने आ ही जाएगी, उसकी भी सामने आ जाएगी। सीचन कहते हैं क्यों ना एक काम करे,
तुम उसके सामने में ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुम उसे जानते ही ना हो। अगर अभी नहीं तो कल तो पता चल ही जाना है कि तुम मास्टर लैन हो, वांग जी हो। तो लेंजर कहता है, अगर उसे पता चल भी गया तो क्या? कहता है कि तुम उसके सामने में ऐसा दिखावा करो कि जैसे तुम नहीं जानते हो, तुम भूल चुके हो। इस तरह से वो तुम्हारे सामने साबित भी कर पाएगा, और उसे जो कुछ भी सीखा होगा वो तुम उसे हेल्प भी कर सकते हो और उसके पोजीशन को ऊपर कर सकते हो। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता है। अंकल किरण कहते हैं, क्या सच में वो तुम्हारा सोल बॉन्ड है? वांग जी कहता है, और इतना बोल करके और वो अपने हाथ दिखाता है। हाथ दिखाने के साथ ही उसके हाथ पे खून के छींटे आ गए थे, और फिर दूसरे छींटे भी। और कहता, देखिए। वो दिखाते हुए कहता है, जब से उसने मेरा इलाज किया है तब से, पहले का मुझे नहीं पता, इतना सुनना हुआ ही था। तो अंकल किरण कहते हैं, कोई बात नहीं, जब वो है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर उसे अपनी प्रतिभा तो सिद्ध करने दो। वांग जी कह देता है, और इतना बोल करके और वो सब बैठ जाते हैं, एंड देन खाना खाना स्टार्ट करते हैं। अब जो विंग था वो उस कक्ष में था, वापस आता है मछली लेकर। कहता, देखो मैंने बहुत सारी मछलियां लाई हैं, चलो हम लोग मिलके पकाते हैं। फिर जियांगजेंग और नीहेसेंग विंग मिलकर तीनों मछली का पोटी निकालता है, पेट फाड़ करके। वो सब कुछ निकाल उकाल लेने के बाद फिर सबको बनाता है, और फिर वो लोग मछली खाते हैं आराम से। इस तरह से उनका ये रात बीत गया था। कल होकर भी जब वो लोग दक्षता देने के लिए आते हैं, जहाँ पे ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद सिद्ध करना होता है कि कौन कितने नंबर पे जाएगा, तो सबको अपना अपना नंबर दिया गया था कि कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन इसके साथ लड़ेगा, कौन उसके साथ लड़ेगा। तो ऐसे करते हुए प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था जिसका एक माला से लेकर 9 माला बना हुआ था। हर माले पे एक एक को बिठाया गया था, और उससे लड़ने के बाद वो उसके अनुकूल बन जाता और उसको वो उपाधि मिलती अगर जीतता है तो। ऐसे करते हुए रैंकिंग बाय रैंकिंग ऊपर जाना था। सभी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग तो पहले पायदान में ही आउट हो गए थे, और 15 लोग सेलेक्ट कर लिए गए थे। फिर विंचाओ जाता है लड़ने के लिए, और वो भी जीत के वापस आ जाता है। फिर जियांगजेंग जाता है, वो भी जीत के आ जाता है। नीहेसेंग जाता है, वो भी जीत के आ जाता है। और यहाँ पे शुयांग जाता है, वो भी जीत के आ जाता है। जिन जुसवान जाता है, वो भी जीत के आ जाता है। अब विंग की बारी थी। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और वो अपनी कमर में जो ये तलवार था लकड़ी वाला, जो ड्रैगन ने बना के दिया हुआ था, वो उसको निकालता है। तो वहाँ पे मौजूद सारे लोग विंग के ऊपर हंसने लगते, कहते हैं, तुम ये लकड़ी के बने हुए खिलौने के साथ खेलने वाले हो। विंग का तो पूरा मुंह बन गया था, वो क्या ही बोले, क्या ही बोल सकता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है, और वो कहता है, हाँ मैं इसी के साथ खेलूंगा। इतना बोल करके अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम ये कर सकते हो। और अंदर आता है। अंदर आने के बाद देखता है कि एक मोटा शख्स बैठा हुआ है, जो कि गुबुर गुबुर केला खा रहा है, और इसके सामने में एक ड्रम है। विंग कहता है, एक ड्रम है, शायद मैं आसानी से जीत जाऊंगा। पर जैसे ही वो एक हाथ थाप देता है, विंग के कान के पर्दे फटने लगे थे, नाक से खून बहने लगा था, और वो कहता है, इतना भी आसान नहीं होगा। और फिर वो आता है, और उसको मारने के लिए वो केला खाते हुए इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, उस जगह से जगह स्थानांतरित हो रहा था, जिसे देखकर विंग को आश्चर्य हो रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है इतना जल्दी जल्दी फास्टली। पर जो भी हो रहा था वो बहुत जल्दी हो रहा था। और इतना ही करने के साथ वो मोटा केला खाने वाला इंसान विंग को पीठ पे एक हाथ मारता, और विंग खांसते हुए बेचारा बाहर आ जाता है। विंग कहता है, मैं पहले पायदान भी नहीं जीत पाया, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, इतना बोलना हुआ ही था कि वो बाहर आता है। बेचारा कुट पिट गया था अच्छा सा एक ही मुक्का में, और पूरे कमरे के ना धुआं धुआं उड़ गया था। विंग बाहर आता है तो सभी लोग उसे देखते हैं और कहते, क्या हुआ, तुम जीते नहीं? विंग ना में सर हिला देता। जियांगजेंग अनीहे सिंह आते हुए कहता है, विंग तुम पहले पायदान नहीं जीते, तुम कल फिर से आना। विंग बोलता है, ठीक है, पर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और इतना बोलकर वो चल रहा होता है, तो नहीं, जो सुयांग और वेंचाओ सभी सब होते सब हंसने लगते हैं, कहते, देखो देखो इसे, भराया लड़ने के लिए, तो पहले पायदान में ही हार गया। विंग उसको देखता है, उसको जो छौ उठ रहा था, वो कहता है, मैं इस तरह से हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। और इतना बोल करके वो नीहे सिंह के हाथ में रखा हुआ पानी का जो डब्बा था वो खींच के लेता है, और पी करके वापस से अंदर चला जाता है। और आते ही कहता है, ए मैं तुम्हें वापस से हराऊंगा। वो बस चुपचाप गुबुर गुबुर केला खा रहा था। विंग पहले उसके पैटर्न को फॉलो करता है, वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है उस किताब में जो लिखा हुआ था कि अपने सभी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करो और अपने मन की आंखों से देखो। विंग वो देखना स्टार्ट करता है। सामने बैठा हुआ शख्स
वो केला खा रहा था लेकिन उसकी परछाइयाँ कई बन रही थी। मतलब साफ था कि विंग के साथ खेलने वाला शख्स कोई और था और वो कोई और था। वो सीधा तलवार लेकर के सीधे उस ड्रम को ना छेद कर देता है। जैसे वो छेद होता है, वो केला खाने वाला शख्स ना अपने आप ही फट जाता है और गायब हो जाता है। विंग ये देखता है तो चारों तरफ देखने लगता है। तभी पीछे से एक खंबे के पीछे से एक शख्स केला खाते हुए निकलता और कहता है, अब जाकर तुम जीते हो और पहले पायदान को पार कर पाए हो। पहली बार में क्या हुआ था? पर खुरदार विंग कहता है, तुम्हें मैं मार डालूंगा। वो उसके लकड़ी के बने तलवार को देखता और कहता है, ये बहुत यूनिक है, ये किसने दिया? मेरे एक दोस्त के पास हुआ करता था। विंग उसके हाथ से तलवार छीनते हुए कहता है, ये मेरी है और इसे मैंने बनाया है। वो कहता है, हो भी सकता है, चलो कोई ना, तुम जीत चुके हो। और इतना बोलकर वो विंग को बाहर लेके आता है और उसके हाथों को ऊपर करते हुए दिखाता है। तब जाकर सबको तसल्ली हो गया था, हाँ चलो, वो पहले पायदान भी जीत गया है। विंग विंग जियांगजिंग के निहेसन के पास आते हुए उत्साह से बताता है कि मैं जीत गया, और बोलने के साथ ही सीधे मुंह के बल गिर जाता है, बुम। और सभी लोग उसे देखते हुए कहते हैं, हाँ, एक ही बार में इसकी सारी टाटा फीस निकल गई। जियांगजिंग और निहेसन उसे उठा करके चाय वाले दुकान पे बिठाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा क्या होगा विंग, तुम इतने कमजोर हो, तुमने अपनी शिक्षा को प्रगाढ़ नहीं किया है। विंग कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे बुक पकड़ाई थी और बस इतना कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? बेसिक्स तक नहीं पता। तो जियांगजिंग कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है ना? इतना बोल करके और वे लोग चाय का ऑर्डर करते हैं, चाय पीते हैं। चाय पी लेने के बाद वो लंगड़ाते लंगड़ाते वो लोग अपने अपने कक्ष पर प्रस्थान करते हैं। हांगनजोन एक चोटी के ऊपर खड़ा होकर के ये सभी चीज़ों को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर यही रहा तो वो मेरे सामने कैसे आएगा? वहीं दूसरी तरफ हांगनजोन उसको कुछ आभास होता है और वो प्रभास क्षेत्र की ओर चला जाता है। जब वहां जाता है तो देखता है कि बैरियर्स तोड़ने की प्रयास की जा रही है। वो वहां जा करके जैसे ही बैरियर को लॉक करने वाला होता है, वहां पे ड्रैगन आ जाता है और कहता है, मास्टर, आप यहाँ 20 साल बाद आपको देखना पड़ रहा है। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे ये? कहता है, मैं भी एक डेमन हूँ और मुझे पता नहीं चलेगा कि डेमोनिक पावर कहाँ यूज हो रही है। इतना बोलकर वो वांगजी के साथ मिलकर उस प्रभास क्षेत्र को लॉक करने लगता है ताकि यहाँ से डेमन्स ना आ सके, और बहुत सारे फॉर्मेशन लगा देता है। फॉर्मेशन लगाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं और कहते हैं, विंग कहाँ है? वांगजी सारी बात बता देता है और ये भी कि आज वो पहली बार तो हार गया पर दूसरी बार जीत गया। वो कहता है, मुझे लगा ही था, पर अब हम क्या करें? वांगजी कहता है, हमें उसे खुद को साबित करने देना है, वरना मेरे माता पिता उसे अपनाएंगे नहीं। तो ड्रैगन कहता है, तो क्या मैं उनके सामने जाके उन्हें बता के आऊं? वांगजी कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए और उसे अपनी दक्षता सिद्ध करने दो। जब उसे लगेगा कि हमारी जरूरत है, हम उसकी सहायता जरूर करेंगे। इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता है, वैसे ये भी सही है, चलिए चलते हैं। और इतना बोलकर वांगजी के साथ वो चल देता है। वांगजी और वो दोनों जब आते हैं तो सीचन और अंकल सब पूछते हैं कि ये कौन है। फिर वांगजी बता देता है कि जिस दोस्त के हवाले वो करके आया था, ये वही है और इसी ने विंग का ख्याल रखा है। वो ड्रैगन अपने आप को प्रकट करता है उनके सामने में और कहता है कि मैं एक इमोर्टल ड्रैगन हूँ। सीचन कहते हैं, एक इमोर्टल फोनिक्स और दूसरा एक इमोर्टल ड्रैगन, क्या खूब जोड़ी है, और एक साधारण सा मानव। तो दोनों चुप हो जाते हैं और कहते हैं, उसके अंदर कुछ तो खास है, पर क्या है पता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो अपने पावर को जान जाएगा उसे जरूर पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जब बातें ही कर रहे होते हैं तो विंग वो सोया हुआ था, और जो डेमोन्स जिसने प्रभास क्षेत्र को खोलने की कोशिश की थी ताकि वो अंदर एंटर कर सके गोसू में, उसे पता इसलिए चला था क्योंकि विंग ने जब दूसरी बार आकर के उस ड्रम वाले को मारने के लिए अपना स्वॉर्ड उठाया था, उसने अपनी पूरी पावर्स यूज करी थी। विंग के अंदर 3 प्रकार की पावर है। एक, जो कि उस ब्लड की वजह से वांगजी की थोड़ा बहुत जो पावर है उसके पास आ गई थी। दूसरा, वो ब्लड सकिंग पर्ल जो उसके अंदर था, जो कि उसे हर पावर को अब्जॉर्ब करने से रोकती थी। और विंग कल्टीवेट तो करता था लेकिन नई पावर को वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता था। जैसे कि कल्टीवेशन में होता है कि हम नेचर से पावर ले सकते हैं, मरे हुए लाशों से ले सकते हैं, लकड़ी से ले सकते हैं, खाना से ले सकते हैं, सक कर सकते हैं। उसी तरीके से उसके अंदर जो स्टोन था वो ब्लड सकिंग था, और वो बस ओनली फॉर स्टोन ही था लेकिन एक्टिव नहीं हुआ था। तो अभी जब वो विंग ने दोबारा से अपने ची को ये किया था तो उसके साथ फोर्सफुली विंग के अंदर दो द्वंद्व चल रहा था। एक तो हंगजी की पावर उसके ऊपर हावी हो रही थी और विंग को लड़ने के लिए उकसा रही थी और मदद कर रही थी, पर जो ब्लड सकिंग स्टोन था वो वांगजी के पावर को रोक रही थी विंग के अंदर इस ब्लड की वजह से। इसी वजह से वो द्वंद्व में छिड़ा हुआ था और वो अपना मानसिक संतुलन खोते हुए सीधे उस ड्रम को छेद कर देता है।
और उसके बाद वो आराम से उसके साथ लड़कर और वो बाहर आ गया हुआ था। इसी वजह से प्रभास क्षेत्र में जो डेमन्स थे उनका हमला होने को लिए वो लोग जगह बना रहे होते कि ताकि वो लोग यहाँ आ जा सके। लेकिन तब तक वांग जी और ड्रैगन जा करके उसे लॉक करके आ जाता है। उसके बाद विंग वो जो कि बैठा हुआ था उससे सीने में दर्द होने लगता है अचानक से। वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो जियांगचिंग कहता है क्या बात है। वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना चाहिए। और इतना बोल करके विंग और जियांगचिंग वो तीनों घर के लिए रवानगी लेते हैं। और घर की तरफ आते हुए जियांगचिंग को भी उसकी बॉडी ना गर्म मालूम पड़ रही होती। तो वो कहता है विंग क्या तुम्हें बुखार चढ़ रहा है। वो कहता है नहीं, मुझे बुखार तो नहीं आ सकता, पता नहीं क्या है, बट हाँ जो भी है मुझे अजीब लग रहा है, इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है हम्म, ठीक है चलो हम घर चलते हैं। और वो लोग अपने कॉटेज की ओर आने लगते हैं जहाँ पे उन लोगों को रोकने के लिए जगह दिया गया था। हादसे के बाद फाइनली अगर देखा जाए, सभी लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि ये एक आसान हादसा नहीं था। सबको लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा उलझाने वाला चीज़ है और लोग विंग की तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट बार वो हार के आया था, बट सेकेंड बार जब वो अंदर गया था तो वो जीत के आया था एंड देन पूरी चीज़ों को वो तहस नहस कर चुका था। इसी वजह से हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। वहीं वांग जी वो ऑलरेडी जाग चुका था विंग के जगाने की वजह से, इसीलिए वो भी विंग को ढूंढ रहा होता है। जब विंग घर आता है तो वो सीधे आते ही अपने बेड में जाके बैठ जाता है और बैठने के साथ ही वो जियांगचिंग से कहता है कि मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बस यहाँ पे आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनना हुआ ही था तो जियांगचिंग कह देता है हाँ ठीक है, और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। विंग कहता है नहीं नहीं, आपने मुझे समझा और यहाँ तक मुझे लेके आए, यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं बस सोना चाहती हूँ। इतना बोल करके और विंग सो जाता है। वो इतना ज़्यादा थक चुका था, उसे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है। और वहीं उसकी दूसरी तरफ उसकी बॉडी के अंदर जो पर्ल सकिंग स्टोन की पावर्स थी, वो वांगजी की पावर्स थी, वो दोनों द्वंद्व लड़ रही थी आपस में ही। दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहती थी और विंग की बॉडी को कब्जा करना चाहती थी, बट ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। और विंग वो अपने हाथ पैर को ऐंठते हुए सो रहा होता है। वांगजी को भी आभास हो रहा था कि उसकी बॉडी के साथ कुछ तो हो रहा है अजीब, जो समझ नहीं पा रहा है। वो पूछता है कुछ डिसाइपल्स से कि वो कहाँ है, तो लोग बता देते हैं कि उन लोगों का घर कॉटेज उस तरफ है। वांग जी उड़ते हुए वहाँ आता है, उस घर के सामने खड़ा हो जाता है और मौका देखता है जहाँ पे जियांगचिंग और नीहे संग कुछ कुछ कर रहे होते हैं। एक इमोटल होने की वजह से वो बाहर और भीतर अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को देख सकता था, इसीलिए वो आराम से सब अपने आप को इनविजुअल करते हुए अंदर आता है। और आने के साथ ही वो सीधे विंग के कमरे में जाता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अमेट रहा था अपनी बॉडी को। वांग जी उसे देखते ही कहता है ये क्या हो रहा है इसे, ये इतना ज़्यादा बेचैन क्यों है। फिर जो वांग जी था वो उसे ऐसे जब देखता है तो अपनी पावर से यूज़ करके उसके माथे पे हाथ रखता है। फिर वो धीरे से विंग के माथे को टच करता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। एक ऐसा प्रभास क्षेत्र का ऑरा बंगजी को फील हो रहा था, बट वो जोर लगा करके अपनी पावर को उसके अंदर ट्रांसम्यूट करना स्टार्ट करता है। वो जैसे जैसे दे रहा था ऐसे लग रहा था कि इनर फोर्स विंग को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। अचानक से उसे एक और शक्ति का आभास होता है और वांगजी ना दूर हो जाता है। वो कहता है ये क्या है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास आखिर ऐसा है क्या जो इस तरह से उसे ट्रांसम्यूट करने पे रोक लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब विंग की आंखें खुलती है तो वो बांगजी का हाथ पकड़ के और उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मास्टर आप। वांगजी उसके हाथ को झटकारते हुए वहां से जाने लगता है तो जो पॉल सकिंग स्टोन था ना वो अचानक से वांगजी को बांध देता है विंग की बॉडी से ही। और विंग उसके पास आते हुए कहता है मास्टर मेरी बात तो सुनिए। विंग को ऐसा करते हुए देख करके वांगजी को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि विंग के नाक से खून बह रहा था एंड देन वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पपेट्स चल रहा हो। वांग जी कहता है होश में आओ, तुम कर क्या रहे हो। रिंग कहता है मास्टर मैंने बोला ना कि आप रुक जाइए, पर वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी उस पावर्स को तोड़ता है एंड देन वहां से वो गायब हो जाता है। विंग धड़ाम से वापस से बेहोश हो जाता है। उसके गिरने की साउंड सुनकर जांग चिंग और नीहे सिंह जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि विंग ना बेड से नीचे गिरा हुआ है। वो दोनों उठा करके उसको बेड पे लिटा देते हैं। देन कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, बट ऐसा लगा जैसे कि मैं चल रहा था और उसके पहले और उसके बाद क्या किया मुझे नहीं पता। अब जांगजिंग और ये सब थोड़े से परेशान हो गए थे बट कोई कुछ बोलता नहीं है और उसके बाद कहता कोई बात नहीं,
वहीं दूसरी तरफ बीइंग जो कि सो चुका था, तो फिर उसको वैद्य को दिखाया जाता है। अब वैद्य को बीमारी पकड़ में आ ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था कि आखिरकार इस बच्चे को हुआ क्या है। वो बस उसको चेक करते हैं, दवाई देते हैं और दवाई देने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीइंग वो लेटा हुआ था, एक द्वंद से फिर से घिरा हुआ था। चारों तरफ एक कोहरा था जहाँ उसके बीच में वो फँसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्रीम देख रहा है। उस ड्रीम में उसे एक शख्स दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लाल वांगजी होता है। और वो उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, "विंग, उस द्वंद से बाहर निकलो, उस धुंध से बाहर निकलो, यहाँ आओ।" और वो आवाज़ दे रहा था। विंग उस दिशा में जा रहा होता है और जाते-जाते वो देखता है कि वांगजी है। जैसे उसे छूने को होता है, एक और ताकत उसे खींच कर वापस से उस द्वंद में खींच लेती है और विंग फटाक से उठ के बैठ जाता है। सुबह का टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 5:30 के आस-पास बज रहे थे और वो अपने आप को देखता है जो कि पसीने से तरबतर था और वो कहता है, "क्या मैं सपना देख रहा था?" इतना बोलते ही वो उठता है। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर निकल जाता है, वापस से उसी जगह पे जहाँ से वो कल वांगजी से टकराया था, उस गुफ़ा में। जब वो वहाँ आता है तो वांगजी वहाँ बिल्कुल भी नहीं था, वो थोड़ा-सा मायूस हो जाता है और वापस से जब जाने को होता है तो देखता है कि नदी किनारे कोई तो खड़ा है। विंग आराम से धीरे-धीरे उतरते हुए वहाँ आता है तो सामने वांगजी खड़ा था। वांगजी उसे कहता है, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" विंग कहता है, "मैं आपको ही ढूँढने आया था मास्टर। आपको याद है? मैं आपने मुझे ये किताब दी थी।" और इतना बोलकर वो अपने कुरियान बैग से ना छोटा-सा किताब निकालता है। वांगजी को तो पता है कि हाँ, विंग यही है, सब कुछ पता है, बट वो सीधे से कहता है, "नहीं, मुझे नहीं याद है और ये बुक अपने पास ही रखो, मुझे नहीं देखना है।" विंग कहता है, "बट मास्टर मेरी बात तो सुनिए, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, पर आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं?" वांगजी फिर से सीधे नकारते हुए कहता है, "मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो और मुझे मास्टर बुलाना बंद करो, ठीक है ना?" विंग बोल देता है, "जी, ठीक है।" और इतना बोल कर के वहाँ से जैसे ही जाने को होता है, तो होता नहीं कि एक पत्थर से ऊपर से नीचे पैर पड़ जाए तो एकदम लड़खड़ा के गिर जाओ। तो सेम विंग ऐसे ही जब चढ़ने को होता है ना, तो वो लड़खड़ा के जैसे गिरने को होता है। वांग जी आगे से तो नहीं बल्कि पीछे से अपनी पीठ से उसे अड़का देता है और जो विंग था उसके पीठ के ही ऊपर गिरा था। तो वांग जी उसे सँभालता है, अंदर विंग जब खड़ा हो जाता है, अब विंग इधर एकदम शर्मा रहा है, उधर वांगजी अलग ही सकचा रहा है, बट दोनों एक-दूसरे को देख नहीं रहे क्योंकि दोनों के बैग्स आपस में थे। फिर विंग खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांगजी बस उसे देख रहा होता है। विंग ऊपर आता है अपने कॉटेज में, अभी सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो खाना बनाना स्टार्ट करता है। अब उसे कोई काम तो था नहीं, इसलिए वो खाना बना रहा होता है। खाने की इतनी अच्छी खुशबू सूँघते ही जो नीर सिंह था वो उठ जाता है और करते हुए आता है उसके पास और कहता है सूंघते हुए और कहता है, "क्या बना रहे हो विंग?" विंग बोल देता है कि वो कुछ कमल के जड़ों का सूप बना रहा है, साथ में कुछ साग-सब्ज़ी भी बना रहा है और ये एक अलग डिश है। तो ऐसे बोल कर के वो 3-4 डिश को बना रहा होता है। इसकी खुशबू इतनी तेज़ थी कि आस-पास की जगह में भी फैल गई हुई थी और सभी लोग ना ऐसे सूंघते हुए उस तरफ आ गए थे। विंग जब पूरा खाना बना लेता है, तो वो बाहर देखता है जिसके घर के सामने ना बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े हो गए थे, लगभग 20-25 और वो बोलता है, "क्या हुआ?" वो कहता है, "तुमने खाना बनाया है?" विंग कहता है, "हाँ, तो मैंने खाना ही बनाया है, क्या हुआ?" वो कहता है, हमें भी खाना है।" विंग कहता है, "देखो, ये मेरे खाना है और ये आज के दिन का है, तो मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता, तुम जाओ।" जांगचे और निही सिंह भी उठ के आ गए हुए थे इन तमाशा को देखने के लिए और कहते, "क्या हुआ विंग?" विंग बोलता है, "ये लोगों को हमारा खाना चाहिए जो मैंने बनाया है।" इतना सुना हुआ है था तो नीही सिंह कहता है, "हाँ, बाद में, पहले हम लोग से निपटो तो सही।" फिर जियांग सिंह और नीही सिंह बेचारे सो के उठे ही थे और उन लोगों से फाइट करते हैं और कहते हैं, "विंग, हाँ, ये कौन-सी मुसीबत है?" वो कहता है, "मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस खाना बनाया और कुछ नहीं।" और इतना बोल करके और वो खड़ा था। तो जियांग सिंह कहता है, "लड़ो भी।" इतना हुआ ही था कि सब लोग लड़ना-धड़ना स्टार्ट कर देते तभी विंग चबाते हुए कहता, "खामोश!" सारे लोग साइड हो गए थे एंड देन कहते हैं, "हाँ, इसने इतना अच्छा खाना बनाया।" तो विंचा कहता, "हाँ, हाँ, मैंने भी सुना। आई मीन मैं सूंघते हुए आया हूँ।" तो फिर वो बोलता है, "जब हम सब आ ही गए हैं, तो हम अपने-अपने घर से क्यों ना थोड़ा-थोड़ा सामान ले आएँ जिसे तुम पकाओ और हम सब खाएँ?" तो विंग कहता है, "मैं किसी का नौकर नहीं कि मैं किसी के लिए खाना बनाऊँ।" तो विंचा कहता है, "हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे नौकर बन जाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो हमारे लिए भी बना लो। अब बना ही दोगे तो क्या ही हो जाएगा। हाँ, कम से कम प्रतियोगिता ना जीतो, हमारा दिल ही जीत लो।"
अब विंग को उसकी बात बुरी लग रही थी, बट फिर भी वो कहता है ठीक है, सब अपने अपने घर से जाओ, सब्जी सब लेके आओ। सब जाते हैं, खाने पीने की जो भी थोड़ी बहुत सामान थी वो सब ला करके बरामदे में पटक दिया जाता है। विंग उसे देखते हुए कहता है हाँ, क्या ही होगा। फिर विंग बहुत बड़ा पतीला चढ़ाता है, उसके अंदर सब सब्जी को कट करते हुए डालता है। आधे घंटे के भीतर ही वो बहुत अच्छा सा सब कुछ मिक्स करके बना दिया हुआ था। एंड देन वो पतीला लाके रख देता है और कहता है सब खुद से ले लो, मुझे बस बनाना था, बाकी सारे काम खुद ही कर लो। फिर सब जब उस पे झपटा मारने लगते हैं तो विंचा कहता है अरे अरे रुको 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 रुको, सब रुको। फिर विंचा के 2 बर्तन सबको धीरे धीरे करके सबको बांट देते हैं। एंड देन उसके बाद वो लोग भी लेके खाने के लिए चले जाते हैं। विंग देख रहा होता है तो नीहे सिंह और जियान सिंह कहता है हमारा खाना। विंग कहता है हमारा खाना तो हमने बचा के रखा है। और इतना बोल करके वो लोग अंदर आते हैं और फिर जो विंग ने स्टार्टिंग में ही बनाया हुआ था वो सब ला के रखता है। तो जियांग सिंह कहता है हाँ, इतना सब कुछ। तो विंग कहता है हाँ, तुम्हारे हिस्से का भी और तुम्हारे हिस्से का भी तो मैंने बनाया था ना। राशन तो हम सबको मिलानी होती है, इसलिए मैंने सबके लिए बनाया था, अब खाओ भी। इतना बोलकर वो तीनों खाते हैं। और आज सुबह में जो हुआ था ये तो अलग ही कार्यक्रम चल रहा था। फिर वो लोग उसी 9 सितारे वाली जगह पे आते हैं जहाँ पे प्रतियोगिता के अंदर उस पैलेस के अंदर जाना था। फिर आज सब कोई जीतने के लिए जाता है और विंग भी। ऐसे करते हुए ना सब लोग ना लगभग 8वां सितारा जीत चुका था, 9वां जीतना बाकी था। अब सबके लिए तो ईज़ी टास्क था, सब जाता था, कुट-पीट के कुछ लोग छँटा जाते थे, कुछ लोग बाहर निकल जाते थे, कुछ बच जाते थे। अविंग भी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अटेम्प्ट में वो जीतता तो नहीं था, बट हाँ, फिर लास्ट में वो जीत के बाहर आ जाता था। तो इस तरह से वो भी धीरे-धीरे करके पार करते ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था वो कहता है आप लोगों से कुछ बतानी है मुझे। मैं जब भी विंग को टच करने की कोशिश करता हूँ या कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके अंदर से कोई और पावर है जो मुझे ये सब करने से रोकती है। जब इतना सुनना हुआ ही था तो वो कहता है, "कौन-सी पावर?" वांग जी कहता है, "मुझे नहीं पता कौन-सी पावर है, पर मेरे पावर को स्टिम्युलेट नहीं करने देती है, वो मुझे बहुत रोकती है।" इतना सुनना हुआ आया था तो जियांग चेन कहता सीचन कहता है, "हमें उसकी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, है ना?" वैसे भी वो धीरे-धीरे करके सारे पायदान को जीतते जा रहा है। पहले तो वो बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है अपने ओपोनेंट से, फिर पता नहीं क्या होता है उसे और वो सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से पीट के आ जाता है और उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं रहता है, क्योंकि हर बार वो यही कहता है कि मैंने कैसे किया मुझे नहीं पता। अब वांगजी को तो पता है कि उसके अंदर की पावर उसके साथ द्वंद्व कर रही है, तो एक तो उसकी पावर हो गई, दूसरी पावर जो उसने फ़ील किया था एक वो हो गई और एक विंग के माता-पिता के खुद के पावर्स थे। तो ऐसे करके 3 पावर्स उसके एक साथ एलिमिनेट हो रहे थे और जो विंग के माता-पिता के पावर जो बच्चे को जीन बाय जीन मिलता है, वो पावर और वांगजी के पावर मिलकर विंग को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। बट ब्लड सकिंग पल्स जो था उन पावर्स को ना उसके साथ मिक्स होने से रोकते थे। तो वो दोनों पावर की वजह से विंग बाहरी दुनिया में प्रतियोगिता को आसानी से जीत लेता था। अब जो विंग था वो वापस से घर आ चुका था। ऑलरेडी वो सभी प्रतियोगिता के बाद बहुत बुरी तरीके से थक जाता था। प्रतियोगिता 2 दिन बाद होती थी, इसीलिए वो रेस्ट करता था, खुद को अच्छे-अच्छे खाना बनाता था और विंचा और इन लोगों ने सबने नाटक सीख लिया था। एक टाइम का खाना विंग से वो बनवा के ही रहता था, बाकी का टाइम का खाना वो लोग खुद से बनाते थे। तो इस तरह से इन लोगों की कैसे चल रही होती है। आज विंग वापस से नदी किनारे गया था वांग जी को ढूँढने के लिए और वांग जी उसके पास बिल्कुल भी नहीं आया था, लेकिन हाँ, दूर से खड़ा वो देख रहा था कि विंग शायद उससे मिलने के लिए आया है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि विंग से बातें करने लगती है। विंग हँसते हुए उससे बातें कर रहा होता है और ये देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो मुँह बनाकर वहाँ से जाने लगता है। विंग उससे बात कर लेने के बाद वो जब पीछे से आता है तो वो देखता है कि वो जा रहा है, तो विंग भागते हुए आता कहता है मास्टर, मास्टर, मास्टर। पर वांग जी तो अभी जस्ट देखा था कि वो किस तरह से लड़की से बात कर रहा है, तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आया हुआ था, इसलिए बिना कुछ बोले वो जा रहा होता है। विंग उसके सामने आ जाता है, हाथ लगाते हुए कहता है, "मुझे आपसे बात करनी है।" वांग जी बस घूर के देखता है, पर विंग फिर भी मना नहीं करता एंड देन कहता है, "मैंने कहा ना कि मुझे आपसे बात करनी है। मेरा दोस्त आने वाला होगा, तो क्या वो आ सकता है एंट्रेंस पे मैं लेने जाऊँ?" अब तो वांग जी को पहले से पता है कि वो ड्रैगन आ चुका है, इसलिए वो फिर भी कुछ नहीं बोलता और कहता है, "दूर हटो और हाँ, मुझे मास्टर बुलाना बंद करो।" विंग कहता है, "मुझे पता है आप मेरे मास्टर हो, आप मानो या ना मानो एक दिन आपको ज़रूर याद आ जाएगा। ये पहले वैसे भी 20 साल की बात है, तो आपको थोड़ी पता होगी।" इतना बोल करके विंग कहता है, "तो चले हम खाने?" वांग जी कहता है, "कौन-सा खाना खाने?" विंग कहता है, "मैं बना के खिलाऊँगा आपको, आपको खानी है?" तो वांग जी कहता है, "नहीं, मुझे नहीं खानी है, साइड हटो।"
और इतना बोलकर विंग को धक्का देता है। जैसे ही वो विंग को धक्का देता है, विंग ना सीधा पत्थर से जाके टकराया था एंड देन उसके माथे फूट गए थे और वहां से ब्लड आने लगा था। फिर वो विंग अपना ब्लड जो था वो ऐसे होता है ना कि हाथ से पोंछो तो कपड़े में पोंछ लेते हैं, जैसे वो हार्ट के पास उसका हाथ जाता है पोंछने के लिए, वो जो ब्लड था वो धीरे धीरे करके उसके अंदर सोख लिया जाता है और वो जैसे ही सोखता है वो ब्लड सकिंग बॉल अचानक से एक्टिव हो गया था और विंग के जो माथे पे चोट लगी थी वो अपने आप ही हील हो जाती है एंड देन वो सामने देखने लगता है। उसकी बॉडी में कुछ तो हो रहा था पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। अब नौवें सितारे की बारी थी, विंग घर आता है, चुपचाप से बैठ जाता है। अब बैठने के साथ ही वो बस बैठा हुआ था तो जियांग चेंग और जो नीहे सिंह थे वो बहुत देर से वेट कर रहे होते कि विंग आएगा, खाना बनाएगा तो वो खाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो जियांग चेंग उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ है? विंग ने चुपचाप मुंडी झुका के बैठा हुआ था और हिल के डुल के बैठा हुआ था तो जियांग चेंग उसके बॉडी को टच करता है। विंग ना सीधे जियांग चेंग को उठाकर दूर फेंक देता है। जियांग चेंग को ये पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फील होती है और वो कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह से मास्टर मुझे अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि मैं उनके लिए कितना वेट कर रहा हूँ। तो जियांग चेंग कहता है, हो सकता है कि उन्हें याद नहीं हो तो तुम इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो विंग। विंग कहता है, उन्हें याद करना होगा क्योंकि वो मेरे मास्टर है। और इतना बोलने के साथ ही वो वापस से बैठ जाता है। जियांग जेंग और निहे सेंग दोनों विंग को बनाने की कोशिश करते हैं बट कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो दोनों बोल के चले जाते हैं कि हम 9वें सितारे के लिए जा रहे हैं लड़ने के लिए, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाना। विंग तो कुछ भी नहीं बोलता है। उन लोगों के चले जाने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद विंग सीधे उठता है और उठ करके अपना जो उस तरफ आता है जहाँ पे हो रहा था। सभी लोग एक एक करके जा रहे थे और 15 से 20-25 आधा घंटा में ना बाहर फीक फीक जा रहे थे। 9वें वाले से कोई लड़ ही नहीं पा रहा था। विंग अब उसकी बारी थी। जियांग चेंग भी कुट पीट के आ गया हुआ था और अभी तक सब डिस्क्वालीफाई हो गए थे, मतलब कोई भी पास नहीं हुआ था। जियांग चेंग, नी सेंग, जिन जुशवान, सुयांग और जो विन चौ था वो सब निकल चुके थे और कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ था और बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। अब विंग को पता चल गया था कि अंदर वाला शख्स जो कोई भी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जब वो अंदर आता है तो कोई और नहीं बल्कि खुद अंकल लैन किरैन होते हैं। ये देख कर तो विंग की तो पहले तो सांसें ही गायब हो जाती है, बॉडी से सोल निकल के भाग जाती है। विंग वापस से ना अपनी जगह पे बैठा हुआ था और वो वापस से अपने अंदर हो रहे उस ऑब्जर्वेशन को ना फील करने की कोशिश कर रहा होता जो कि एक्टिवेट हो रहा था। फिर विंग की पूरी बॉडी अकड़ने लगती है एंड देन अचानक से उसके बॉडी के अंदर जो पर्ल सकिंग जो स्टोन था वो उसके ऊपर अपीयर हो जाती है और वो अपीयर होने के साथ ही विंग के गले में एक लॉकेट के रूप में धारण होकर उसके पास आ जाता है। अब विंग इतना सब कुछ प्रोसेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो वो बेड पे लेट जाता है और वो सो जाता है। जांग चेंग और नीहेसन ने उसकी वॉइस सुनी थी लेकिन उन दोनों में से हिम्मत की नहीं हो रही थी कि वो वॉइस को बुला के लेके आए कि बाहर का माहौल इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया था इसी वजह से। जांगचेंग जब विंग को उठाने के लिए आता है तो देखता है कि विंग आराम से पीसफुली सो रहा है। उसके पास आते ही कहता है, विंग विंग विंग। पर जैसे ही उसे छूने को होता है, पर्ल सकिंग जो स्टोन था जो उसके हृदय में आके चिपक गया हुआ था एक लॉकेट के तौर पे अपने आप ही एक्टिवेट हो गया था उसके ब्लड से, वो जियांगचेंग को उठा के फिर से दूर फेंक देता है। उसे ऐसा लग रहा था उस पर्ल्स को कि जैसे कि उसके मालिक को, जो कि मालिकाना हक विंग के बॉडी के ऊपर था, अब वो हार्म करने के लिए आ रहा है। इसी वजह से जियांगचेंग कहता, सिट, इसके पास ऐसा क्या है, ये बार बार मुझे उठा के फेंक देता है। पर विंग तो बहुत ज़्यादा थक चुका था उन सभी प्रोसेस के दौरान, तो वो सो जाता है और जैसे ही ये ऐसे दूर करता है अचानक से एक्टिवेट हो जाता है वांगजी को। जैसे ही ये एहसास होता है क्योंकि ये बिजली कड़कने जैसा है, ऐसे लगता है कि जैसे 1000 थंडर बोल्ट ना एक साथ कड़क रहे हो। वो फटाक से विंग को देखने के लिए उसके कमरे में आता है जो कि जियांगजेंग उठ के चला गया हुआ था। वो जब आता है तो विंग को छूने की कोशिश करता है बट अचानक से पर्ल सकिंग स्टोन जो था वो उसके चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ एक कवर लेयर तैयार कर देता है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वांगजी उसको टच कर ही नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरा फोर्स लगा देता है बट वो नहीं हो पा रहा था। फाइनली वांगजी बस उसे देखता है और कहता है, विंग, ये तुम्हारे अंदर क्या है जो तुमने हम सबसे छुपाया? कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना।
बट वांग जी उसे बस देख ही रहा होता है, बहुत ही मासूम और प्यारा सा शकल बना करके जो सो रहा होता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे तसल्ली हो जाता है कि इसकी बॉडी को हार्म नहीं होगा, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब लास्ट आखिरी दिन जहाँ पे लास्ट में लैन वांगजी से आमना-सामना होना था और वांगजी से अगर वो बराबरी कर पाता, हालाँकि जीतना तो असंभव था, तो वांगजी उसे अपने साथ 3D को छोड़ के इमॉर्टैलिटी वर्ल्ड में लेके जाते उस एक कंटेंट को। तो सेम यही होने वाला था अगले दिन। विंग अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने मास्टर के साथ में लड़ने वाला है। जांगजिंग कहता है, हम सब तो उससे लड़ ही नहीं पाए, पर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम जीत गए। और जांगजिंग थोड़ा मुंह बना रहा होता है, तो विंग आते हुए कहता, ओह तो तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। कोई बात नहीं राजकुमार, आपने मेरी सहायता की इतना तक यहाँ तक लाने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जांगजिंग कहता है, तुम्हारी तो कल्टीवेशन पावर हमारी जैसी भी नहीं है, तुम तो उसके 1% में भी नहीं आते हो, फिर तुमने ये कैसे किया। अब विंग कैसे बताए कि भाई उसके अंदर कुछ और है जो उसे ये सब करवा रही है। वो कहता, हाँ वो तो है, बट प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है ना, अभ्यास से हर कोई जीत सकता है ना, तो मैंने भी यही किया और कुछ भी नहीं। और इतना बोल करके और वो वापस से लड़ने के लिए आता है। वहीं दूसरी तरफ किरण अंकल को तो विंग ने इतनी बुरी तरीके से पछाड़ दिया हुआ था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो बेड पे पड़े हुए थे, अपने भाई को एवं वांगजी और सीचन सबको बताते हैं कि विंग के अंदर कोई डबल पावर है। एक पावर तो मुझे तुम्हारी जैसी फील हुई वांगजी, पर दूसरी पावर जो है वो प्रोटेक्ट करती है उसे, खतरा देखकर वो अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। अब ये बात तो वांगजी को अच्छे से पता था ही, क्योंकि वो विंग को छूने की कोशिश किया था तो उसके ऊपर येलो कलर का पूरा शिल्ड बन गया था उस पर्ल के कलर का, और वांगजी को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। इसलिए वो श्योर था कि हाँ इसके अंदर कोई ऐसी शक्ति तो है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है। फिर अब बारी आती है प्रतियोगिता वाले टाइम का, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और सभी लोग उससे चिढ़े पड़े थे और बैठे हुए थे। विंग चाहते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ताकत है पिद्दी। और उसको जैसे धक्का देने को होता है, अचानक से वो पॉल स्टोन जो था वो एक्टिव हो जाता है और जो विंग चाह था उसे उसे फिर से दूर उठा के पानी वाले बकेट में फेंक देता है, ले जाके जो डूब जो उधर तो भाग ऐसे। और उसके बाद सब लोग उसको देख के मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि विंग को मारने के लिए आ रहा था, विंग को बिना छुए वो सीधे दूर उड़ गया था और सभी लोग विंग की वाहवाही कर रहे होते हैं। विंग बेचारा डरते हुए अपने हाथ में वो ड्रैगन वाला वो ले करके और ऊपर आता है, पूरे 9 सितारे के ऊपर सबसे ऊपर खपरे वाले जगह पे। अब सब तो उड़ के जाते हैं, अब इसको तो उड़ना उड़ना आता ही नहीं था। वो बेचारा चढ़ते 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 हाँफते हुए आता है। वांगजी उसे देखता है कि ये तो उड़ना, इसको उड़ना भी नहीं आता, ये ठीक से उड़ भी नहीं सकता है, बट इसके पास ऐसा क्या है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है और ये सब पे हावी हो रहा है। विंग उसके पास आते ही उसे बॉडी को टच करने वांगजी वांगजी आता है, टच करने वाला होता है कि विंग के चारों तरफ वापस से, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसकी हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे और पसीने की वजह से वो जो पॉल सकिंग स्टोन था वो एक्टिव था और साइन कर रहा होता है। वांगजी को एक अजीब सा ऑरा उसकी तरफ से फील होता है। वांगजी जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, विंग ने अपना हाथ ऐसे बढ़ाते हुए कहता, रुक जाइए मास्टर। वांगजी कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, आपको भी पता है ना कि मैं तो जीतूंगा ही नहीं। तो वांगजी कहता है, बट तुम यहाँ आए हो, तुम्हें लड़ना होगा ही। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, पर मैं कैसे लड़ूं, मैं तो एक मूव भी नहीं झेल पाऊंगा। वांगजी कहता है, जो भी हो। और इतना बोलकर वो अपना तलवार निकाल देता है और विंग के ऊपर हमला करता है। विंग आ करते हुए अपने लकड़ी वाले स्वर्ड्स को आगे कर देता है। देन वो दोनों में लड़ाई होता है। भाई विंग को वो उठा उठा के पटक रहा था वांगजी, हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन वो होता है ना स्वॉर्ड से लेफ्ट राइट मारो तो वो इधर उधर गिरते पड़ते हैं, सेम विंग ऐसे ही कर रहा था। और नीचे से सब लोग कह रहे थे, हाय क्या हो रहा है, ये कैसे लड़ता है, ये अंदर जाके ऐसे लड़ता होगा क्या, ये क्या कर रहा है। लाइक सब ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं। वांगजी को भी आश्चर्य हो रहा था कि विंग तो बच्चे जैसा लड़ रहा है, जो 15 साल के बच्चे अभ्यास करना शुरू करते हैं। विंग क्या उसी लेवल पे है, उसने अपना दक्षता ऊपर नहीं किया। मतलब वांगजी को समझ नहीं आ रहा था, फिर वो जीतते हुए 9वें सितारे तक पहुंचा कैसे। तो उसे जानना था, इसलिए वो अब एक्शन मोड में आते ही सीधे उस पे हमला करने वाला था, मतलब उसकी बॉडी पर। जैसे ही उसके सीने पे वो एक कट मारता है, वापस से वो जो स्टोन था उस ब्लड के संपर्क में आते ही दोबारा से एक्टिव हो गया था। जब वो एक्टिव होता है, एक एक तेज धारदार फोर्स वांगजी को सीधे उठा के दूर आसमान में धकेल देती है। वांगजी इमोर्टल था, इसलिए भाई उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगती है, लेकिन उसे भी पता चल रहा था कि वापस से किसी फोर्स ने उसके ऊपर हमला करा है। और वो वापस से अपने आप को बैलेंस करते हुए जब वहाँ आता है तो देखता है कि विंग
आदमी कम शैतान ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उस ब्लड की वजह से वो स्टोन और उसके ऊपर पूरा ब्लैक स्मोक बनने लगा था। फिर से हजार थंडरबोल्ट एक साथ तनक रहे होते हैं और येलो और ब्लैक रोशनी बन रही होती है। ये जब देखना हुआ ही था, भांगजी कहता है पॉल सकिंग स्टोन। नीचे के सारे लोग बोलते हैं पॉल सकिंग स्टोन, और यहाँ तक कि उसके माता पिता अंकल सब बोलते हैं ये तो पॉल सकिंग स्टोन की पावर है। मतलब कि क्या डेमन किंग वापस आ गया है। अब वही नीचे अबैसी में, क्योंकि अब पाताल लोक तो नीचे होता है ना, तो अबैसी में डेमन किंग को जैसे ही पता चलता है कि उसका पॉल जो खो गया है वो एक्टिव हो चुका है, और वो अपने सभी लोग के साथ ना वो दरंग से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। एक को तो वांगजी ने लॉक कर दिया था और वो ड्रैगन ये ने, तो उसके जो जितने भी डिसाइपल्स थे वो तो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन हाँ क्या बोलते हैं उसको, वो बेसिक बैरियर के किंग आई मीन डेमन किंग खुद वो बाहर आ गए हुए थे। जब वो देखता है कि आसमान पूरा अंधेरा हो चुका है, ब्लैक के साथ येलो रोशनी भी आ रही है, और वो कहीं और नहीं बल्कि विंग के खड़ा होने की वजह से विंग हवा में लटका हुआ था। उसके हाथ पैर दोनों लटके पड़े थे, एंड देन वो बेहोशी की हालत में खड़ा था। वांगजी जब ये देखता है तो उसके पास आता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विंग के चारों तरफ वो ऑरा बना हुआ था जिसे वो हाथ भी नहीं लगा रहा था। हंग जिसके पास कहता है विंग, 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 मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। विंग का सबकॉन्शियस माइंड ना वांगजी को सुन रहा है, बट ऊपर का माइंड नहीं। वो तो उसे लड़ने की ये में था। फिर जो विंग था वो वापस से एक्टिव हो जाता है और वो फिर वांगजी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी उसके साथ दे दनादन लड़े जा रहा था, लड़े जा रहा था, लड़े जा रहा था, बट कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि विंग हावी हो रहा था। इतना ही नहीं, नीचे के डिसाइपल्स के ऊपर भी विंग ने हमला कर दिया था, जियांग चेंग और निहसंग सबके ऊपर, और सब लोग अपने अपने तलवार से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए विंग से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, पहले के जितने भी मास्टर्स थे, अब नौवे सितारे के अंदर जितने भी मास्टर्स थे वो सब आ गए थे। लैन किरण भी बेड पे लेटा हुआ था, तो वो भी देखने के लिए आया था। चंगो जिन ई और पहले के जितने भी यंगस्ट मास्टर थे वो सब आकर के विंग के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं। सब एक पूरी फ़ोर्स के साथ में विंग के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन विंग वो अपने उस पॉल के साथ इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। एक तो उसके अंदर वांगजी की पावर, वो पॉल्स की पावर, उसके माता-पिता के जेनेटिक पावर, वो तीनों विंग ने इतना ज़ोर से चीखता है कि वो एक साथ एलिमिनेट हो जाती है और वो एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। और विंग इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी आँखें पूरी ब्लैक हो चुकी थी, उसका ऑरा रेड बन रहा था और वो सबके ऊपर हावी हो रहा था, और अपने एक ही हाथ से आधे वो बोलते हैं ना, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो विंग ने एक हाथ इधर मारता है, सारे गिर गए। एक हाथ उधर मारता है, सारे उधर गिर गए। सामने वाले को दोनों हाथ से है करके मारता है, सारे के मुँह से नाक से खून बह रहा होता है। और विंग इतना सब कुछ होने के बाद वो जैसे ही पलट के जाता है तो अपने सामने डेमन किंग को देखता है। अवांगजी भी उसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जो उसके ऊपर ऑरा बन रहा था वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। डेमन किंग जैसे ही विंग को टच करने वाला होता है, विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि एक तो पर्ल सकिंग स्टोन उसी का था, तो वो उसे कंट्रोल करना जानता था और विंग के गला को दबाए हुए था। विंग उसके हाथों को ऊपर मार रहा होता है कि वो भाई छोड़ दो उसे, छोड़ दो, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और वो धीरे-धीरे करके उसे मार के हटाते हुए कोशिश करता है, बट फिर भी स्टिल वो नहीं कर पा रहा था। वांगजी आता है, डेमन किंग से लड़ना स्टार्ट करता है। एक वांगजी ही था जो डेमन किंग को टक्कर दे सकता था। वो जब लड़ना स्टार्ट करता है तो जो डेमन किंग था वो थोड़ा-सा अजीब हरकतें कर रहा होता है, और वो विंग को परेशान करने के बारे में सोच रहा होता है। इसलिए वो विंग को अपने साथ ले जा रहा होता है। वांगजी भी उसके पीछे जाता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन जो अब डेमन किंग था वो विंग को अपने साथ ही लेके चला जाता है, और वांगजी उसके पीछे उस दर्रांग तक आता है, लेकिन वो दर्रांग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था और उसे डेमन किंग ला करके वहाँ पे लिटा देता है। जैसे ही वो लिटा देता है, विंग को मारकर उस जो पॉल था उसे निकालने वाला होता है, अचानक से विंग की आंखें खुल जाती है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उस डेमन किंग को एक मुक्का धर के देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन किंग उसे पकड़ करके और उसके अंदर सेल के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। बेचारे का थोबरा तोड़ दिया था उसने। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो सोच रहा था कि उसे वो कहाँ से निकाल के लाए, वहाँ से जैसे भी हो बट निकाल के लाए। कि वांगजी विंग को कभी बताया तो नहीं था कि उसे उसकी परवाह है, लेकिन हाँ, वांगजी को विंग की सच में परवाह थी और वो उस दर्रांग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि अब्बैसी बैरियर का रास्ता था, पर वो जा नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ
जितने भी आचार्य थे और जितने भी डिसाइपल्स थे, इवन जितने भी मास्टर्स थे, वो सारे आ जाते हैं और सब कहते हैं कि विंग को वापस लेके आओ, उसके अंदर ब्लड सकिंग स्टोन है जिससे कि लोगों को खतरा है और ये नरक का जो किंग है वो हम लोगों को आके परेशान करता रहेगा। लेकिन वो कैसे लाए उन्हें खुद नहीं पता, इसलिए वो हांगन जुन से कहते हैं कि आप अब तो रेलम जो है इमोर्टल रेलम वहाँ से आए हैं ना, तो आपके पास तो फुल पावर होगी ना, आप अपने पावर का यूज़ कीजिए और उसे लेकर के आइए, लेकिन कुछ भी कीजिए उसे यहाँ से ले जाइए और मार दीजिए जान से, क्योंकि वो हमारे लिए, हम ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है बीइंग। और ये बोल करके और हांगरजून के ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे होते हैं। हांगरजून अपनी तलवार से उस दर्रांग को काटने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं कट रहा था। तभी सीचन आते हुए कहते हैं बस बहुत हुआ, आज के लिए सब कुछ यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना बोल करके और वो वांगजी को अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि वांगजी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। वहीं दूसरे अब्बेसी बैरियर में जहाँ पे विंग को बंदी बना के रखा हुआ था, पहले तो विंग ना सभी चीज़ों को देखता है जो कि नरक है भाई, तो वहाँ पे बड़े-बड़े पत्थर, बहुत ज़्यादा गर्मी, ये आग धधकती हुई, ये सभी चीज़ें, अंधेरा, सूर्य का रोशनी, प्रकाश कुछ भी नहीं। विंग ना अपने पावर को पूरा एक साथ एकत्र करना स्टार्ट करता है, उसको खोलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसे खुल नहीं रहा होता है। विंग कहता है ये क्या हो रहा है, इसने मुझे किस तरह से बांध दिया हुआ है कि ये खुल ही नहीं रहा है, और उसके हाथ ना वापस से चोट लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसे जो उठा के मारा था ना, जिस वजह से उसके सर में ना चोट लगा हुआ था और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अवेसी बैरियर किंग कुछ टाइम बाद वापस से विंग के पास आता है और उसकी पूरे बॉडी को ना हवा में लटा देता है और लिटा करके उसके अंदर से वो ब्लड सकिंग स्टोन ना अपनी हाथ से खींचना स्टार्ट करता है। लेकिन वो जो ब्लड सकिंग स्टोन था ना, वो विंग के बॉडी के साथ इस तरह से इमर्ज हुआ था कि वो जब भी खींच रहा था विंग के नसों में ना दर्द होना स्टार्ट हो गया था। मतलब कि वो ब्लड सकिंग स्टोन बचपन से ही विंग के बॉडी में था ना, तो उसके साथ वो धीरे-धीरे बड़ा होता चला गया था और उसकी बॉडी का वो पार्ट बना हुआ था, एंड देन बाद में वो उसके गले में आ गया हुआ था। तो ये बात इसको पता ही नहीं है और उसकी बॉडी से वो निकालने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली विंग ना बेहोश हो जाता है और वो वापस से ये सब के प्रोसेस में जो उसको ब्लड वगैरह लगा था ना, वो धीरे-धीरे ना उसके माथे से होता हुआ, धीरे-धीरे फेस से होता हुआ उसके गले तक आ रहा होता है। और जैसे ही वो ब्लड उसके स्टोन से टच करता है, वापस से वो एक्टिव हो जाता है और एबीसी बैरियर को पता ही नहीं है कि वो एक्टिव हो चुका है। एबीसी बैरियर अपना पूरा जोर और एफर्ट लगाने के बाद भी जब वो पर्ल सकिंग स्टोन को नहीं निकाल पाता है, तो वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद ही विंग वो फटाक से अपनी आँखें खोलता है, देन वो एक्टिव हो चुका था, तो उसके हाथ ना खुल जाते हैं और वो खड़ा हो जाता है। उसके बाल पूरे खुले हुए थे और वो अजीब-सा लग रहा था। ब्लड सकिंग स्टोन की वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। इवन अवेसी बैरियर किंग की वजह से भी वो सीधे वो उस अवेसी बैरियर किंग को पकड़ता है और उसे लेकर के दर्रांग को चीरते हुए उस अब्बेसी से वो बाहर निकल जाता है। और वो जैसे ही आता है तो सभी लोग जो जा रहे होते हैं आश्चर्य में थे, क्योंकि सब लोग जब जा रहे होते तो देखते ही कि अचानक से कुछ फूटा और आसमान की तरफ भाग गया, जहाँ पे विंग उसको आसमान में ले जा करके उसका गला दबाए हुए था। और उस अब्बेसी बैरियर किंग का और विंग के बीच में ना फाइट हो रही थी। विंग का ऑरा जो पूरा डेप्थ लाल हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा होता है। और उन दोनों की फाइट की वजह भी सेम यही थी। इसी वजह से विंग और उन दोनों में बीच में फाइट होता है। अच्छे से उन दोनों के बीच में फाइट होता है, एक हिस्टोरिकल फाइट्स बोल सकते हैं हम। बिना तलवार के वो लोग लड़ रहे होते हैं अपने ची के साथ में। और उसके बाद उस अब्बेसी बैरियर किंग को वो सारी पावर को ना अपने हाथ में वो सोखना स्टार्ट कर देता है। जैसे-जैसे वो उसको सोख रहा था, वो अब्बेसी बैरियर किंग ना अपने घुटनों पे बैठा, वो बहुत बुरी तरीके से पिटा-कुटा हुआ था और सारी पावर सोख लेने के बाद उसे वापस से उस एम्बेसी में धकेल दिया जाता है, उस नर्क की यातना को भोगने के लिए। उसके बाद विंग बेहोश होता हुआ सीधे पानी में जा गिरता है। वांगजी, जो कि विंग को बचाने के लिए वापस से आया था, वो जब देखता है कि वो नीचे जा रहा है, गिर रहा है, तो वो भी उड़ के जाता है। तब तक विंग ने पानी में सीधे जाके डुबकी लगा चुका था। वांगजी भी उस पानी में गिर जाता है एंड देन विंग को निकाल करके उसी केव में लेके चला आता है, जिस केव में विंग ने पहली बार वांगजी को देखा था। और किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में विंग कहाँ गया। वो सबके जाने के बाद वांगजी विंग को लेकर के आता है, उसके कपड़े वगैरह को सूखने के लिए और सब कुछ करने के लिए उसे वहाँ पे लिटा देता है और उसके बाद उसे अपने घर जाना था।
अगर वो अपने घर नहीं जाता तो विंग के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसीलिए वो घर आता है जहाँ पे उसके अंकल ऑलरेडी सब थे, उसके पापा मम्मी सब, और वो वांगजी से पूछते हैं कि वो लड़का कहाँ है। वांगजी झूठ बोलते हुए कह देता है कि उसने विंग को नहीं देखा और उसे नहीं पता है कि वो कहाँ है। अगर वो मिल जाएगा तो आप लोग को बता देगा। तो उसके अंकल कहते हैं, वांगजी अगर तुम्हें पता है तो प्लीज़ हमें बताओ, क्योंकि तुम्हें भी पता है ना उसके अंदर ब्लड सकिंग स्टोन है और वो लोगों को हार्म कर सकता है। बट स्टिल वांगजी विंग को कुछ भी नहीं बताता है और कहता है, प्रतियोगिता यहीं पे समाप्त होती है। जो होना था सो तो हो गया। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं वापस से अपने इमोर्टल वर्ल्ड जा रहा हूँ, अपने स्पिरिट फायर रेलम जा रहा हूँ। और इतना बोल करके वांगजी सबको वहाँ पे ग्रीट करता हुआ उसी केव में आता है। देन उसी केव से अचानक वो इमोर्टल वर्ल्ड के लिए अंदर ध्यान हो जाता है। वो अपने इमोर्टल वर्ल्ड में भी उसका एक खुद का घर था जो हवाओं के और बादलों के बीच मध्य बना हुआ था। और वो वहाँ आता है, उस कमरे में विंग को लिटा देता है। विंग स्टिल बेहोश था, उसके ऊपर पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पैक्ट बना देता है जिसके अंदर विंग लेटा हुआ था। एंड देन वो मेडिटेशन करने बैठ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो यहाँ चला तो आया है, लेकिन जो मोर्टल वर्ल्ड है, जो धरती है, वहाँ पे विंग के बारे में सब खोज खबर ले रहे हैं। देन वो देख रहा होता है कि वहाँ क्या चल रहा है। जहाँ पे हर नदी नाले कूचे, हर घर में विंग की तलाशी की जा रही थी ताकि विंग उसे मिल जाए और वो विंग को पकड़ के ले जाए और मार डाले, क्योंकि विंग के पास ब्लड सकिंग बॉल है और इससे वो किसी भी जगह राज कर सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे किसी को भी विंग नहीं मिलता है। और जब विंग नहीं मिलता है तो लोग डरे हुए थे कि कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि जैसे डेमन किंग है तो दूसरा डेमन किंग बन सकता था। बट ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता है। और जब ऐसा नहीं हो रहा था तो सब लोगों को लगा कि शायद से ये गलत है और हो सकता है कि वो मर गया हो, पर डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिली थी। पूरे 1 मंथ बाद जांगजेंग अपने क्लैन वापस लौट गया था। निहेसेंग भी सब चला गया हुआ था। और वहीं गूसू सेक्ट में उसके अंकल, उसके पापा, मॉम सब बैठे हुए थे और सब लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि वो पानी में गिरा था, उसके बाद से उसकी डेड बॉडी ही नहीं मिली। लगता है कि शायद शार्क द्वारा खा ली गई थी, क्योंकि वो मरा हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि वो पल किसी और के हाथ लग जाए। सभी उसके बारे में बोल रहे होते। वहीं दूसरी तरफ बांगजी बींग को पूरे 1 मंथ हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया था। लेकिन वांगजी ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी थी। जब वो उसके रोज उसके ऊपर कंबल लिटा करके उसके कपड़े बदल देता, उसके बाल संवार देता, उसके पूरे बॉडी को वाइप कर देता। एक पेशेंट की जैसे सेवा होती है ना, वांगजी उसे कर रहा होता है। इतना ही नहीं, वांगजी और विंग के साथ वहाँ पे कोई और भी था, तो वो ड्रैगन भी था। उसके लिए वांगजी ने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया था। वो शाम के टाइम में, रात के टाइम में अपने पॉन्ड में जाके सो जाता था और दिन भर जब वांगजी मेडिटेशन में होते थे या फिर काम से वो फायर स्पिरिट रिलम के वो वहाँ से चले जाते थे, बिंग के पास उसका अंग रक्षक बन करके वही रहता था। क्योंकि जो वांगजी का कमरा था ना, वो पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पे सबसे अलग था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, जैसे कि 1 महीना फायर स्पिरिट रिलम में, 3D वर्ल्ड, आई मीन इमोर्टल वर्ल्ड, मोटल मोटल वर्ल्ड पृथ्वी पे 1 साल था। 1 साल हो चुका था और सभी लोग धीरे धीरे करके ना ये सारी बातें भूल गए हुए थे। अब विंग को ना पूरे 1 मंथ बाद वो सभी चीज़ें याद आ रही होती है और उसकी आंखें हाथे सब हिल रही होती हैं। वहाँ पे ड्रैगन बैठा हुआ था और विंग की रखवाली कर रहा था। जब विंग की आंखें और पुतलियाँ हिल रही थी तो वो उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग क्या तुम ठीक है? और वांगजी विंग फटाक से उठते हुए सीधे चिल्लाता है, नहीं। और वो जब उठ के देखता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर में था और अपने सामने ड्रैगन को देख करके वो उसे गले लगते हुए कहता है, तुम यहाँ आ गए। मैंने तुम्हें ढूंढ रहा था कहाँ कहाँ। क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर गया हूँ? और अगर मैं मर गया हूँ तो क्या तुम भी यहाँ हो? तो वो जो ड्रैगन था वो हंसते हुए कहता है, धत पागल, हम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं। और तुम्हें पता है ये धरती नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है, हम इमोर्टल वर्ल्ड में हैं, इमोर्टल लोगों के साथ में। हाँ, तो तुम्हें क्या ही बताऊँ। तो वो कहता है, अच्छा ऐसा है क्या?
वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं तो वांग जी जब अंदर आता है तो उसे देखते हुए ड्रैगन कहता है, अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे मिलने बाद में आऊँगा, ठीक है ना? मास्टर के साथ रहो तुम। विंग जब मास्टर को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। वांग जी ने डबल लेयर का हार्मफुल वेयर किया हुआ था, या येलो कलर का, और उसके ऊपर व्हाइट का पूरा धारियाँ बनी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा प्रीटी, खूबसूरत और मतलब इतना खूबसूरत कि जैसे कि सच में कोई वो एक खूबसूरत सा मॉडल हो हिस्टोरिकल वर्ल्ड का, ऐसा लग रहा था वो। और उसे वो बस देख रहा होता है। बांगजी वहाँ आते हुए बैठ जाता है और उसके फोरहेड को हाथ को चेक करते हुए कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? विंग कहता है, मैं अच्छा हूँ मास्टर, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वांगजी उसके सीने मतलब थोड़ा सा शर्ट खोल के उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर ब्लड सकिंग बॉल है और इसकी वजह से तुम। विंग कहता है, हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे इसे कंट्रोल करना सिखाओगे, है ना? क्योंकि मैं इसे अलग नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे अलग करने की कोशिश की थी ये मुझे जान से मार देगा। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि हाँ ये बात तो सही है। एंड देन कहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वांगजी, विंग और वो दोनों साथ रहने लगे थे। एक छोटा सा फूलों का बगिया बना हुआ था, उस बगिया में बैठ करके वांगजी और विंग मेडिटेशन करते। पहले तो विंग को अपनी बॉडी को साधना सिखाया गया था। जब वो साधने लगा था तो वो टेलीकाइनेसिस की प्रैक्टिस करने लगा था, जिससे जिसे लोगों को कंट्रोल या चीज़ों को कंट्रोल करा जा सके। धीरे धीरे प्रयास के बाद वो टेलीकाइनेसिस भी सीख चुका था और अब उसे अपने अंदर की जो ब्लड सकिंग स्टोन है उसे कंट्रोल करना था। वो धीरे धीरे करके उस पर काम करना स्टार्ट करता है और उसे अपने माइंड से कंट्रोल करना भी स्टार्ट करता है। लेफ्ट राइट करना, ऊपर नीचे करना, मूव करना, ये सभी थिंग्स वो करने लगा था और वांगजी उसे गाइड कर रहा होता है। धीरे धीरे करते हुए 6 मंथ हो चुके थे और वांगजी और विंग के बीच में अच्छी बातचीत, अच्छा कन्वर्सेशन होना स्टार्ट हो गया था। विंग ना वांगजी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन वांगजी विंग को एज हम बोल सकते हैं कि एक शिष्य वैसे ही ट्रीट कर रहा होता है। एक दिन वांगजी से मिलने के लिए एक लेडी आई हुई थी। विंग ना रसोई के पास जाकर के खाना बना रहा होता है और वो जैसे ही बना करके खाना लेके आता है तो वो देखता है कि वो लेडी ना वांगजी से मिलके बातें कर रही है। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो चुपचाप से वो प्लेट लेकर वापस किचन में चला गया। उसके जाने के बाद विंग वो पूरा ट्रे उठाकर वांगजी के सामने में लाके पटक देता है, देन वहाँ से जाने लगता है। वांगजी फटक से उठ के उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, अगर मेरे पास जादू होता तो मैं आपको जादू से बंदर बना देता और अपने इशारे पे नचाता। वांगजी को विंग की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए कहता है, लेकिन हुआ क्या? विंग कहता है, आपको नहीं लगता कि मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ तो आपको मेरे साथ होना चाहिए? क्या मेरे रहते हुए आपको किसी और की ज़रूरत है? जिस तरह से वो महिला डिसेबल आपसे बात कर रही थी और आपके करीब आने की कोशिश कर रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वांगजी पहले तो ये सुनता है तो शॉक हो जाता है, देन दूसरे ही पल वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं करता, बस मैं बता रहा हूँ ये अच्छा नहीं है आपके लिए। इतना बोलकर जैसे ही वो जाने को होता है, वांगजी उसके हाथ को खींचते हुए अपने सामने खड़ा करता है और कहता है, बताओ हमें। विंग एकदम घबराया हुआ था और कहता है, ऐसा नहीं है, वो मैं आपके लिए खाना लाया था तो आप खा लो ना। विंग हंसने लगता है awkwardly और वहां से वो भाग जाता है। वांगजी जब खाना देखता है और विंग की हरकतों को देखता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है, फिर पूरा खाना खा लेता है। विंग तो भाई मुंडी निकाल के किवाड़ के पीछे छुप करके देख रहा होता है। अब उसको इतना शर्म आ रहा था कि वो कैसे ट्रे लेके जाए और कैसे बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहता है, हाँ, अब जो भी हो जाए मुझे ट्रे लेके तो आना ही होगा। वो जब लेके आता है तो वांगजी अपना काम कर रहा होता है, चुपके से वो ट्रे उठा करके उल्टे पैर जा रहा होता है तो वांगजी उससे कहता है, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए चाय भी लेके आना। इतना बोलकर वो वापस से काम करने लगता है। विंग को लगा था कि वांगजी शायद कुछ और बोलेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वांगजी को पता चल गया था ना कि विंग की फीलिंग्स क्या है। विंग आता है किचन में, मुंह बना करके चाय बनाना स्टार्ट करता है। एक पूरा केतली भर करके और वो आता है और वांगजी के सामने में रख देता है और रख करके उसे थोड़ा सा देखता है, देन जाने लगता है। तो वांगजी उसे कहता है, विंग। विंग कहता है, वांगजी कहता है, मैं एक काम दे रहा हूँ, तुम कर लोगे? तो विंग कहता है, हाँ हाँ मैं कर लूंगा। फिर उसको एक खाली किताब दिया जाता है और कहता है, इसमें ये सारे फार्मूला को लिख दो ताकि बाकी बच्चे को ये सब याद हो जाए और मैं बता दूं। तो विंग कहता है, आप यहाँ पे क्या करते हो?
वांग जी कहता है मैं यहाँ पे मास्टर हूँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ के इमॉर्टल वर्ल्ड के। विंग कहता है ओह अच्छा, तो क्या मैं कभी देखने जाऊँगा? वांग जी पहले उसे देखता है देन कहता है हाँ, अगर चाहो तो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। विंग कहता है कैसा काम? वांग जी कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी विंग। विंग कहता है हाँ? कहता है हाँ, क्योंकि तुम एक मोर्टल हो और इमॉर्टल वर्ल्ड में बिना किसी दक्षता के तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। अब हालांकि तुम्हारे पास ब्लड सकिंग पॉल है तो तुम्हारे अंदर भी पावर बहुत ज़्यादा है, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी तभी तुम यहाँ रह सकते हो, नहीं तो जिस दिन फायर स्पिरिट रियलम के गॉड को पता चलेगा वो तुम्हारे साथ मुझे भी यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और इतना बोलने के साथ ही वो कहता है ठीक है तो फिर चलिए हम शादी करता है। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये ऑकवर्ड सा सिचुएशन है और ऐसे लोग नहीं पूछते हैं शादी के लिए, पर मुझे आपके साथ रहना है मास्टर। मैंने बचपन से लेकर अभी तक आपको बस मिलने की तमन्ना की है, अब मैं कैसे जाने दूँ? वांग जी कहता है ठीक है। फिर वांग जी और विंग का और अपना खुद का ड्रेस चेंज करता है, फिर उस एक जादुई वृक्ष के पास आते हैं जहाँ पे वो दोनों बैठ करके 3 बार इलियर एंसेस्टर को बो करते हैं। उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखते हुए बो करते हैं एंड देन फाइनली वो घर आ जाते हैं। घर आकर के 2 ग्लास में वांग जी वाइन पोर करते हुए एक दूसरे को दे के हाथ को इंटरवाइन करते हुए ग्लास खत्म कर देते हैं देन कहते हैं डाउरी के तौर पे एक पैकेट पूरा सोना का निकाल करके उसके सामने रख देते हैं देन कहते हैं ये रहा तुम्हारा इनाम, अब खुश। विंग उस पैसों को देखते हुए कहता है सच में मुझे लगा नहीं था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, चलो अब काम करो ठीक है ना, फिर हम कल चलेंगे तुम्हें जहाँ जाना है। और इतना बोल करके वांग जी अपनी जगह पे जाके जब बैठने लगता है काम करने के लिए तो विंग उसके पास आते हुए कहता है आज तो हमारी शादी हुई है ना? तो हांग अंजुन कहते हैं हाँ। फिर विंग कहता है उसे तो हमें सुहागरात भी मनानी चाहिए। इतना सुनना हुआ ही था कि जो वांग जी चाय पी रहा था वो पूरा खास कहते हुए नीचे निकाल देता और कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ। विंग वापस से कैजुअली कहता है हम दोनों तो हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए ना, तो बाकी सारे लोगों को निकलना चाहिए या नहीं बताइए? तो इतना सुनना हुआ था तो वांग जी कहता है हाँ, तो ठीक है वेडिंग नाइट मनाना है ना तुम्हें? और इतना बोल करके वांग जी उसके पास आता है उसे परेशान करने के लिए। तो विंग धीरे धीरे करके पीछे जा रहा होता है और कहता है ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वांग जी उसे कहता है तुम्ही ने तो कहा कि हमारी शादी हुई है तो हमें वेडिंग नाइट मनाना चाहिए। वांग जी फिर विंग को परेशान करते हुए उसके ऊपर आता है, उसके इनर रोप्स को अपर रोप्स को सबको खोलते हुए उसे किस करते हुए उसे बेड पर ले जा करके मेस्टअप करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो ये सब कर रहा होता है विंग तो चाहता था कि वांग जी उसके साथ ये सब करे क्योंकि विंग की दिली ख्वाहिश थी कि वांग जी के साथ वो रहे। तो विंग फाइनली अपने आप को सरेंडर कर देता है और 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद वांग जी अपने सभी कपड़ों को जब पहन रहा होता है तो वापस से उसे संदेशा मिलता है कि आपको फायर स्पिरिट रिलम के जो इम्पीरियल पैलेस है वहाँ आना होगा, कुछ काम है। वांग जी कहता है विंग से कि विंग तैयार हो जाओ, चलो मिलने चलते हैं किंग से, क्यून से। और इतना बोल करके वो विंग को कहता है रेडी होने के लिए। आधे घंटे में विंग भी अच्छे से रेडी हो गया था और वांग जी भी, दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे। एंड देन वांग जी विंग को लेकर के इम्पेरियल पैलेस आता है जहाँ पे सभी लोग थे। वांग जी वहाँ के किंग और क्यून के सामने में वो करते हुए कह देता है कि ये मेरा हस्बैंड है और हमारी शादी कुछ दिन पहले ही हुई है, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। इम्पीरियल किंग और क्यून कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने लिए अपना पार्टनर लेके आए, नहीं तो तुम्हें यहाँ के ही पार्टनर को चुनना पड़ता। तभी पीछे से एक लड़की की वॉइस आती है जो भागते हुए आती है और विंग से टकरा जाती है और वो सारे जो स्नैक्स थे वो गिर जाते हैं। देन कहते हैं तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता जो तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो? विंग तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहता है देखो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा था, आह, तुम मुझसे जाके टकराई हो जानबूझ करके। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है लेकिन विंग माफ़ी नहीं मांग रहा होता है तो वांग जी कह देता है कि माफ़ी मांग लो, ये हमारे प्रिंसेस है। फिर विंग ना चाहते हुए भी उससे माफ़ी मांगता है एंड देन अपने आप को सरेंडर करता है वहाँ खड़ा होते हुए। किंग और क्यून बाकी सब बहुत हैप्पी थे वांग जी के इस उपलब्धि से। जब उसे पता चलता है उस लड़की को कि वांग जी ने शादी कर ली, वो तो अलग ही शौक में पड़ा हुआ था और कहता है क्या? तो कहता है इतना बोल करके फिर वांग जी को जो काम के लिए बुलाया गया था वो दे देता है क्योंकि उसे बच्चों को ना स्कॉल दे करके नया चीज़ सेशन पढ़ाना था, वो सभी चीज़ें। वांग जी विंग को लेकर के वापस से अपने पैलेस आता और कहता है तो फाइनली हमें इमोर्टल वर्ल्ड में भी जगह मिल ही गया। अब तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर जो
ब्लड सकिंग पल्स है वो तुम रखना चाहते हो या फिर इसी के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हो? विंग कहता है वो मेरी बॉडी के साथ इमर्ज हो चुका है, तो वो मेरे बॉडी का पार्ट है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या ऐसे ही रह सकता हूँ? वांग जी उसे देखता है देन कहता है हाँ, रह सकते हो विंग। और इतना बोलने के साथ ही वापस से वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे बेड पे ले आता है, उसके कपड़ों को खोलता है देन वापस से उसके साथ वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट करता है वही 3D वर्ल्ड में। अब जियांग चेंग नी संग ये सब बहुत बूढ़े हो गए थे। तो विंग कहता है अब तो यहाँ पे रहते हुए मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे समय बहुत धीरे बीतता है, तो क्या हम थी धरती वर्ल्ड पे चले एक बार, जहाँ पे हम सबसे मिल के घूम फिर के आ सकते हैं? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो उतरता है और वो सबसे पहले यूनमेग आता है। वहाँ आने के बाद वो जियांगचेंग से मिलने आता है। जियांगचेंग जब विंग को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम जीवित हो विंग। विंग कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि मैं जीवित हूँ और मैं इमोर्टलिटी के वर्ल्ड में चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सीचेन, मेरा आखिरी समय तक साथ देने के लिए। फिर सीचेन के साथ वो लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। देन वैसे ही नीही सिंह के साथ भी ये लोग सेम ऐसे ही करते हैं और नीही सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश था विंग से मिल करके और वो कहता है सच में अब वापस लौटा है। इसमें विंग कहता है मैं लौट के नहीं आया हूँ लेकिन मैं हाँ अपने मास्टर के साथ हूँ और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर वांग जी और विंग उससे भी विदा लेकर के मार्केट में घूमना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे विंग सभी चीज़ों को खरीद रहा होता है और वांग जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन विंग तो उड़ता हुआ पंछी था ना, वो कैसे रुक सकता था? वो बस दौड़ रहा था, भाग रहा था हर दुकान पे, इधर से उधर, कपड़े की दुकान, खाने की दुकान, सभी चीज़ों पे। फिर वांग जी और विंग दोनों रिंग बॉल फँसाने वाला खेलते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वांग जी अपने इन में आता है। फिर वो इन में बैठ कर के आराम करते हैं। वांग जी उसे कहता है फाइनली सब कुछ सही हो गया ना? हम सब उन सभी लोगों से मिल लिए हैं। तो वो कहता है विंग चाओ अभी भी ज़िंदा है वो। तो विंग कहता है उसे मरने के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। इतना बोल करके वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और वो फायर स्पिरिट रेलम के लिए चल पड़ते हैं। वांग जी विंग से कहता है तुम मेरे साथ कैसा लगता है? विंग कहता है अच्छा, बहुत अच्छा। मैं हमेशा से आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ और अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। वांग जी विंग को कमरे में लेकर के आता है एंड देन उसके साथ आते हुए बैठ जाता है और कहता है हमेशा ऐसा ही होगा। ये पर्दा है, इस पर्दे के ऊपर 3 बार टैप करोगे तो बाहर चले जाओगे और नहीं जाना तो तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो। वांग जी विंग की गोद में आके बैठ जाता है और कहता है फिलहाल से मुझे तो कुछ और ही करना है। हम इतने दिनों बाद जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे घूम के आए हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें कुछ और करना चाहिए। वांग जी विंग का बात समझ गया था देन वो उसको गोद में लेकर के उसे किस करते हुए उसके साथ सेड्यूस को उसे करते हुए और सब कुछ करते हुए वो वापस से एक दूसरे में खो जाते हैं और इसी के साथ ये प्यारा सा फैन फिक्शन यू आर माई मास्टर खत्म हो जाता है। फाइनली वांग जी विंग से कहता है विंग तुमने सच में अपने मास्टर को ढूंढ लिया? तो विंग भी कहता है यस वांग जी, यू आर माई मास्टर और मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो जैसी भी लगी हो स्टोरी मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।